नमस्कार, स्वागत है आप सबका। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि RAS 2021 की परीक्षा के इंटरव्यू अब बहुत जल्दी शुरुआत हो सकती है और उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये तय किया कि क्योंकि RAS की संपूर्ण तैयारी पर हमारा जोर है, तो हम चाहते हैं कि इंटरव्यू के ओरिएंटेशंस और इंटरव्यू से रिलेटेड सभी क्वेरीज़ राजस्थान के किसी भी कोने में बच्चा तैयारी कर रहा हो, उन सब तक ये बात पहुँचे कि किस तरह से हमको इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है। और आज की ओरिएंटेशन क्लास उसी को ध्यान में रखकर रखी गई है। और RAS का ओरिएंटेशन या इंटरव्यू की प्रिपरेशन, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसमें सबसे पहली बात तो यही हमारे दिमाग में आती है कि हमको इंटरव्यू की तैयारी करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे जो ये कहेंगे कि इंटरव्यू की कोई तैयारी होती ही नहीं है, और कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको सेकंड इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए मोटिवेट करेंगे। तो सबसे पहला सवाल कि क्यों तैयारी करें और क्या तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और जो लोग ये बात करते हैं कि क्यों तैयारी करें या हमें नहीं करनी चाहिए तैयारी, उनका पहला ही जो आर्ग्यूमेंट है वो यही होता है कि पर्सनैलिटी इंटरव्यू का एक मेजर एस्पेक्ट है, आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है ये। और पर्सनल इंटरव्यू के अंदर पर्सनैलिटी चेक होगी और पर्सनैलिटी कुछ दिनों में नहीं बदली जा सकती। उनका यही मानना है कि पर्सनैलिटी को हम कुछ एक दिनों में, 8-10 दिन, 15 दिन में, जैसे आप हो उसको हम बदल नहीं सकते। पर मेरा एक मानना है, एक बहुत अच्छी एक लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी कि भूख वो सब कुछ बदल सकती है जो सोचा था आपने कि आप अपने बारे में जानते हैं। और आपकी RAS बनने की भूख आपके अंदर वो सारे बदलाव ला सकती है जो आपको लग रहा होगा कि आप नहीं बदल सकते या आप नहीं बदलना चाहते या नहीं बदलने चाहिए। अगर इस रास्ते में, RAS बनने के रास्ते में, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट आपकी पर्सनैलिटी का होगा जो आपको ये लग रहा होगा कि मेरे को नहीं बदलना या मैं कैसे बदल पाऊँगा, तो RAS बनने की भूख आपको वो सब बदलने के लिए मोटिवेट करेगी जो आप सोच रहे थे कि आप अपने बारे में जानते हो और उसको बदल नहीं पाओगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि चेंज संभव है, हम बदलाव ला सकते हैं। वो बदलाव ओवर द नाइट भी आ सकता है, एक दिन में भी बदलाव लाया जा सकता है अगर आप तय कर लें। क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो, और आपको ये लगता है कि आप नहीं कर सकते तो आप सही सोच रहे हो। इसका मतलब है जो आप सोच रहे हो वो आप कर सकते हो। अब वो डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। तो चेंज संभव है, और चेंज संभव ही नहीं, चेंज दिखना भी ज़रूरी है। बदलाव होना ही नहीं है, बदलाव दिखाना भी है। और 4 चीज़ें इंटरव्यू के बड़े एलिमेंट हैं जिन पर हम खास कर बात करेंगे। हम बहुत सारे वीडियोस अलग अलग बनाने वाले हैं। इसमें एक पहला वीडियो ये है, 3-4 वीडियो आई गेस इसमें बन जाएंगे हमारे, जिनमें हम अलग अलग एस्पेक्ट्स की चर्चा इंटरव्यू को लेकर करेंगे। पर आज हम कुछ एक एस्पेक्ट्स जो पर्सनैलिटी रिलेटेड होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबसे पहले उसी का ही जजमेंट आपके साथ होने वाला है। 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको इंटरव्यू के लिए ध्यान रखनी है, और जो जनरली कोई भी चेक करेगा आपके अंदर। 4 एलिमेंट्स क्या क्या हैं। पहला एलिमेंट जो आप लोगों ने सबको सोचा भी होगा आप लोगों ने, और आप उस पर काम भी कर रहे होगे और आपने उसकी तैयारी भी करी होगी, और वो होता है अपीयरेंस या कैरी करना अपने आप को। अपीयरेंस कैसा हो, या इसके लिए हम एक शब्द काम में ले सकते हैं, कैरी करना खुद को। ये हम जनरली टर्म काम में लेते हैं कि आप अपने आप को कैसे कैरी करते हैं। कैरी करना मतलब आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं, किस तरह से बाल बनाते हैं, कैसा चश्मा पहनते हैं। हम इस पर बहुत डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि इंटरव्यू में आपका अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कैसे कैरी करना है अपने आप को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना इंटरव्यू में सफल हो पाना मुश्किल काम है। दूसरी बात, जो इंटरव्यू का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज कंडक्ट। कंडक्ट बोल दें या फिर हम बिहेवियर शब्द काम में ले सकते हैं। बिहेवियर, कंडक्ट या बिहेवियर का मतलब आपका आचरण कैसा होगा, आप किस तरह से वहाँ व्यवहार करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा एस्पेक्ट। तीसरा एस्पेक्ट जो जनरली विजिबल नहीं होता, पर वो आपको लगता है कि विजिबल नहीं है, वो पता चल जाता है आपकी बातों से, एंड दैट इज योर थॉट्स। आपके विचार कैसे हैं, ये तीसरा एस्पेक्ट है जो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है,
और इंटरव्यू लेने वाला आदमी ये किसी भी बात से जज कर लेगा कि आपकी किसी भी मुद्दे पर आपकी सोच कैसी है। वो आप बात बोलोगे नहीं तो भी पता चल जाएगा कि आप कैसा सोचते हो। और चौथी बात, नॉलेज। आज एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ेंगे हम लोग, और वो मिथ ये है कि नॉलेज का इंटरव्यू में कोई लेना देना नहीं होता। नॉलेज इंटरव्यू में चेक नहीं की जाती, आपकी पर्सनैलिटी ही चेक होती है। पर नॉलेज जो है वो पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। यदि मैं ऐसा एक वेन डायग्राम बनाऊं और अगर ये कहूं कि आपकी ये पूरा गोला आपकी पर्सनैलिटी है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका करीब करीब 25% पार्ट, 25% एरिया क्या है? नॉलेज है, ज्ञान है आपका। ये 25% एरिया नॉलेज है। और इंटरव्यू में आपको ये फेस करना पड़ेगा। स्टेट सर्विस के इंटरव्यूज़ की एक खास बात होती है, वहाँ पर फैक्चुअल इंटरव्यू हो सकता है कि आपसे हो जाए। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल, बहुत ज़्यादा करंट ऐसा या व्यूज़, आइडियाज़ इन पे ना होकर फैक्ट्स के ऊपर इंटरव्यू चल जाए, ये पूरे चांस हैं। तो आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है कि फैक्ट्स आपके पूछे जा सकते हैं, और वो फैक्ट आपके नॉलेज वाले एलिमेंट को ही इंडिकेट करते हैं। ये जो 25% एरिया नॉलेज का है ना, ये आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो आपको ध्यान रखना है। अब क्या होता है ना, कई बातें ऐसी होती हैं जो हम इंटरव्यू के अंदर हमारी पर्सनैलिटी से रिलेटेड होती हैं, हम बदल नहीं पाते और उसको हमको हाइड करना होता है। तो आपको बातें छुपाना भी आना चाहिए, कुछ झूठ दिखाना भी आना चाहिए। क्या सच है, हर बात नहीं बोली जा सकती। जैसे अगर मान लेते हैं, एक ह्यूमन पर्सनैलिटी का एक जनरल पार्ट होता है कि लोग स्मोक करते हैं, और आजकल ये बात जेंडर न्यूट्रल है। स्मोकिंग एक जेंडर न्यूट्रल टर्मिनोलॉजी है। वो ज़माना गया कि केवल मेल ज़्यादा किया करते थे या फीमेल नहीं करती थी। आजकल जेंडर न्यूट्रल है, क्योंकि स्मोक करने से फेफड़े ही ख़राब होते हैं, कैरेक्टर ख़राब नहीं होता, ये पक्की बात है। तो बट वहाँ पर यदि आपसे पूछा जा रहा है तो हम ये सब जानते हैं कि स्मोकिंग वो व्यक्ति करेगा जो अपने हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस नहीं है, या फिर वो हेल्थ को लेकर सीरियस सिंसियर नहीं है, वही तो इग्नोर करेगा। भाई अब अगर आप स्मोक करते हो तो आपके लंग्स ख़राब होंगे, कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब ये एक सच मान लो आपके साथ जुड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप करते हो, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि मान लो कोई स्मोक करता है और वो इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा है, इंटरव्यू में जाना है। अगर इंटरव्यू में कहीं पर भी ये बात आ जाए कि आप अपने बारे में ऐसी कोई बात बताओ जो कि आपको लगता है कि ख़राब है और आपके पर्सनैलिटी की बुरी बात है, वो हम जानना चाहते हैं आपको क्या लगता है ऐसी। तो कभी ऐसा सच नहीं बताना जो कि जनरली एक्सेप्टेड है कि ये गलत काम है, जैसे ड्रिंक करना या स्मोक करना, इस तरह की चीज़ें अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, अगर कर भी रहे हैं तो भी ये सच बताना इंटरव्यू के टाइम पर ज़रूरी नहीं है। तो कुछ सच छिपाना है और कुछ झूठ दिखाना है। तो ये झूठ ही होगा कि आप ऐसी बात नहीं बता रहे और कुछ और बात बता रहे हो, तो वो झूठ दिखाना हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये एलिमेंट ध्यान रखना है, इंटरव्यू में ऐसा होगा। पर एक बात की प्रैक्टिस करनी है कि आपको ये पता नहीं लगने देना है कि आपकी पर्सनैलिटी में वो झूठ है या सच है। बोलते टाइम हड़बड़ाना नहीं है, फंबल नहीं करना है, ताकि पता चल जाए कि ये चेहरे से पता चल जाए कि आप, और कई लोग होते हैं जो झूठ नहीं बोल पाते और उनके चेहरे से पता चल जाता है। तो उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी यदि कुछ भी ऐसा एलिमेंट हमारी पर्सनैलिटी में है, और कांच देखकर प्रैक्टिस करनी है उसकी कि अगर ऐसा सवाल कुछ आया तो मैं इसको छुपाने का प्रेजेंटेशन कैसे करूँगा या करूँगी। गॉट इट। डेफ आप सबने भरा है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। बहुत ज़्यादा रोल आरएएस के इंटरव्यू में डेफ का होता नहीं है। आपके एजुकेशन बैकग्राउंड और हॉबी आपसे वहीं पर ही लिखवाएंगे। एजुकेशन बैकग्राउंड और हॉबी के अलावा डेफ की बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ पर काम में नहीं ली जाती, क्योंकि आरएएस के अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अंदर जाती नहीं है। आपका नाम नहीं जाएगा, आपका रोल नंबर नहीं जाएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट जो होम टाउन है वो नहीं जाएगा, वो सब चीज़ें अंदर नहीं जाने वाली। तो हमको पता ही नहीं होगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हो, आप किस होम टाउन से आते हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, मदर का नाम क्या है, आपका नाम क्या है, कुछ पता नहीं होगा। ये सब अंदर नहीं पता होता और कोई पूछ भी नहीं सकता। अलाउड भी नहीं है कि वो आपसे ये पूछें कि आप किस शहर से हो या किस डिस्ट्रिक्ट से हो। वो सीधा सीधा मैलिफाइड इंटेंशन माना जाता है। हालांकि यूपीएससी के इंटरव्यू में सब जाता है, बट यहाँ पर कुछ भी नहीं जाएगा। तो आपको अपने नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने फादर का नाम, मदर का नाम, होम टाउन, इसकी बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा सवाल आएंगे नहीं। पर
यहाँ पर एक एलिमेंट है कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड जाएगा, उसमें स्कूल का नाम लिखा होगा, उसके साथ में एक डिस्ट्रिक्ट लिखा होगा, तो वो उस पर तो ज़रूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि ये डिस्ट्रिक्ट से आपने स्कूलिंग करी है तो अब आप बताओ, पर उसके चांसेस भी कम हैं, तो बहुत चिंता उसकी नहीं करनी है। बट पूछा भी जाएगा तो मैक्सिमम वहाँ तक आएगा, वो हमको पढ़ना है, हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, उसके सभी डायमेंशन के क्वेश्चंस और काउंटर क्वेश्चन सबको प्रिपेयर करेंगे, मतलब हम डेफ पे थोड़ा रिसर्च करेंगे और उसको काम में लेंगे। फिर इसके बाद में क्या करना है, अब जब तक इंटरव्यू होगा, वैसे आप अभी तक कर रहे होगे, पर एक काम साथ साथ करना है, एक राइटिंग पैड या डायरी साथ में रखनी है। वो राइटिंग या पैड या डायरी जो है उसमें आप कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को नोट करोगे, और वो ऐसा होना चाहिए कि अब आप जिस स्टेज पर हो ना, इंटरव्यू अब कभी भी हो सकते हैं, आप उस स्टेज पे हो कि आप नहा रहे होगे, खा रहे होगे, गाड़ी चला रहे होगे, बैठे होगे, सो भी रहे होगे ना, तब भी आपके दिमाग में इंटरव्यू ही आ रहा होगा और कोई ना कोई सवाल दिमाग में जरूर आ रहा होगा। तो जैसे ही इंटरव्यू का कोई भी सवाल दिमाग में आया, तुरंत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के नाम की डायरी जो है उसमें नोट कर लिया, और अगर उसका आंसर आप खुद प्रिपेयर कर पा रहे हो, सिंपल था तो आप प्रिपेयर करोगे, और अगर कहीं पर भी अटक रहे हो तो फिर आप मेरे को तुरंत मैसेज करोगे और फिर हम उस पर डिस्कशन कर उसका एक लेजिटिमेट आंसर तैयार करेंगे, और केवल उसका नहीं, उससे बनने वाले काउंटर क्वेश्चन का भी, ताकि हमारी वो बात छूट ना जाए। गारंटी नहीं है कि आएगा, पर हाँ ऐसा हो सकता है। तो आपको क्या करना है, एक डायरी मेंटेन करनी है, एक डायरी बनानी है, और डायरी के अंदर आप 3 पार्टीशन कर देना, डायरी को 3 हिस्सों में बांट देना। कुछ होते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो जनरली आपसे पूछे जाएंगे ही जाएंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, तो आपको एक डायरी का हिस्सा मोस्ट एक्सपेक्टेड का रखना है। इसमें से आपको आपके इंटरव्यू में कई क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये पक्की बात है। अगर आपने 50 क्वेश्चन की लिस्ट भी बना ली ना, तो आपको 5 क्वेश्चन हो सकता है इसमें से मिल जाए, ये गारंटी है। दूसरा है एक्सपेक्टेड, जो थोड़े कम एक्सपेक्टेड है पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, हो सकता है वहाँ से आ जाए कुछ। और एक होते हैं लीस्ट एक्सपेक्टेड, जिनकी सबसे कम संभावना है आने की। वो ऐसे कैसे होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आपका होम टाउन का क्वेश्चन है, डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन है, उसके चांस कम हैं, क्योंकि उनसे उम्मीद की जाती है कि वो लोग अंदर आपसे ये ना पूछें या ना पता लगाएं या ऐसा जाहिर ना होने दें कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से, उनको पता चल गया। तो वो अवॉइड करते हैं जनरली कि वो अंदर आपसे इस तरह का सवाल पूछें। मैं आरएस का इंटरव्यू जब भी दिया, हमेशा कभी भी मुझसे मेरे होम टाउन पर नहीं पूछा गया, बट ऐसा है नहीं कि पूछा न जाएगा, पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन लीस्ट एक्सपेक्टेड की कैटेगरी में आ गया। मोस्ट एक्सपेक्टेड में क्या होता है, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, आपका जॉब का बैकग्राउंड, वो आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है। जैसे आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं, वहाँ का क्वेश्चन आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड होता है। आप मान के चलो 99.99% आपसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पे तो पूछा ही जाएगा, और वो आपका जॉब वाला एरिया होगा अगर आप जॉब कर रहे हैं तो, या फिर एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, बैकग्राउंड जो भी आपका, उस पर क्वेश्चन बनता है, 100% बनता है। जैसे करंट के बड़े मुद्दे, उन पे क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, तो आप एक डायरी मेंटेन करोगे, उसमें आज के बाद से आप ये नोट करना शुरू करोगे। इंटरव्यू करीब करीब 3-4 महीने चलते हैं। शुरू जिस दिन भी हो, मान लो यदि स्टार्ट जिस दिन होता है और उससे 1.5 महीने बाद आपका नंबर आया है, तब आपके पास में और टाइम ड्रैग हो जाता है। हो सकता है आपके पास आखिरी के 15 दिन के स्लॉट में आपका इंटरव्यू का नंबर हो, तो आपके पास और ड्रैग हो जाएगा, 2.5-3 महीने का टाइम हो जाएगा। तो आपके पास बहुत लंबा टाइम रहेगा अपने आप को क्या करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए। तो वो जो टाइम ड्रैग होगा ना, उस ड्रैग वाले टाइम का मैक्सिमम इस्तेमाल हम इसको प्रिपेयर करने के लिए करेंगे, मोस्ट सूटेबल यूटिलाइजेशन होगा। जिस पार्ट पर आप सहज नहीं हो इंटरव्यू में, उस पार्ट को आप छुपा लोगे, नहीं बात करोगे। आप वो अभी तय करोगे आने वाले 1 हफ्ते के अंदर कि आपको कौन कौन से एरिया ऐसे लगते हैं जो आपको नहीं बताने हैं। क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो और आपने आज के दिन भी आपको लग रहा है कि इस पॉइंट पे मेरे से पूछा गया तो मैं कंफर्टेबल नहीं होऊंगा, तो वो बात प्रेजेंट नहीं करनी, क्योंकि आज आपको फर्स्ट थॉट उस बात को लेकर अनकंफर्ट का है, आप उससे डिस्कंफर्ट हो, उसमें आपको पसंद नहीं आ रहा है, असहज महसूस करोगे। तो जैसे ही वहां पे अगर गलती से उसी से रिलेटेड पूछा तो फिर आप वहीं फंसोगे, फिर आपको सबसे पहले तो वो चीज़ बुरी लगती है, तो आपको जवाब देने में वहीं आप अटक जाओगे। जैसे मैं अपना एक उदाहरण बताता हूँ, मुझे नंबर और डेटा याद रखने में मुश्किल होता है। अब जब मैं पहली बार इंटरव्यू देने गया तो उन्होंने मेरे साथ रैपिड फायर कर दिया और पूरा डेटा ही पूछ लिया। तो जैसे ही शुरुआत हुआ ना, मेरे बैक ऑफ द माइंड सबसे पहले यही ख्याल आया कि अरे बाप रे, डेटा आ गया अब, और फिर वहीं मेरा कंफर्ट गया और मैं फिर 2-3 क्वेश्चन के बाद में मैं जवाब नहीं दे पाया।
हालांकि मैंने न बहुत अच्छे से बोला तो मुझे मार्क्स अच्छे मिले इंटरव्यू में, पर फिर भी मैं नहीं चाहूँगा कि आप ऐसे किसी डिस्कम्फर्ट में इंटरव्यू के दौरान पहुँच जाओ, उसका ध्यान रखना है। तो आपको जिस पार्ट पर सहज नहीं हो उसको छुपा लेना है, ये ध्यान रखना है। जिस पार्ट पर कॉन्फिडेंट हो आप उस पर जोर देकर बताना है। जैसे अगर आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड का कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको लगता है कि उस पर बात करने से आपको फ़ायदा मिल जाएगा, तो उस पर आप एम्फेसिस कर दो जिस पे आपको कॉन्फिडेंस। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं राजस्थान बोर्ड की 10th बोर्ड की परीक्षा में, आजकल तो नहीं आता पर पहले मेरिट लिस्ट आती थी, तो मैं उस बोर्ड की मेरिट में राजस्थान के अंदर 12th नंबर पे था। तो मैंने क्या किया, मैंने उसी पर एम्फेसिस रखकर, जब उन्होंने मेरे को बोला अपने बारे में कुछ बताओ, तो मैंने उस बात को दोहराया और बोला कि मैं राजस्थान की मेरिट में 10th बोर्ड में 12th नंबर पर आया और मुझे मास्टर ब्रेन पायनियर अवार्ड मिला। अब इस पे जैसे ही मैंने 2-3 बार बात बोली ना, तो उन्होंने वहीं पकड़ा। तो जो इंटरव्यूअर सामने बैठे थे उनमें से एक जन ने मेरे से 5 मिनट उसी पे बात करी। तो वो मेरे लिए क्या था, जैसे क्रिकेटर के लिए फुल टॉस बॉल पे छक्का मारना होता है ना, तो वो कॉन्फिडेंस जिस एरिया में आपको है उसी बात पर आपने क्या करा, फ्रंट में रख दिया और उस पर थोड़ा एम्फेसिस कर दिया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ बोलकर। वो आपको सबको अपना अपना एरिया डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा एरिया है जिसके अंदर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। ठीक है। फिर अब सबसे बड़ा सवाल इंटरव्यू को लेकर पता है क्या होता है, क्योंकि आपके लिए इंटरव्यू देने वाले के लिए लगभग ऐसा ही है कि जैसे आपको खड़ा कर दिया है पाकिस्तान की बॉर्डर पर बिना हथियार के और अकेले, सामने से जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी आप पे गोलियां चलाने वाले हैं। आप लगभग ऐसा ही मानकर इंटरव्यू में जाते हो। हर इंटरव्यूअर के मन में, इंटरव्यू देने वाले के मन में यही फीलिंग होती है कि मेरे साथ में जो है मतलब गोली ही मार देंगे अंदर मेरे को जाकर। और वो चारों लोग जो है ना, वो जल्लाद किस्म के लोग बैठे होंगे जो पता नहीं क्या ही पूछ लेंगे। और इसीलिए आपके मन में एक डर होता है कि वो चाहते क्या हैं। भाई 100 नंबर में से आपको नंबर मिलने वाले हैं इंटरव्यू में, अब 100 में से मैक्सिमम लाना है, तो ऐसा क्या करें, वो क्या चाहते हैं हमसे जो हम इनकलकेट कर लें ताकि हमारे मैक्सिमम नंबर आ जाएं, या टॉपर के बराबर, या टॉपर हम में से कोई हो, क्या पता हम मैक्सिमम नंबर तक पहुंच जाएं, एवरेज से और ऊपर निकल जाएं। तो उसको समझने के लिए हम कुछ एलिमेंट्स को समझते हैं कि वो व्हाट दे वांट, वो क्या चाहते हैं हमसे। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। पहली बात, मैंने आपको अभी बात करी थी अपीयरेंस की। अपीयरेंस का रोल 10% है खाली। अगर हम पहले एलिमेंट की बात करें तो यदि आपके अपीयरेंस की बात होती है, अपीयरेंस का रोल केवल 10% है। आप कैसे दिखते हो ये 10% से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि पहली बार में किसी को देखते हैं ना, तो हम देखते ही हैं, बात नहीं हुई होती है तब तक उससे। और जब देखते हैं, देखने में कोई आदमी थोड़ा सुंदर लग रहा होता है तो उससे फिर बात पॉजिटिव रास्ते पे आगे निकल जाती है। ऐसा होता है। हम किसी भी सुंदर जगह को देखते हैं तो भी हमारी नज़र एकदम जाती है, किसी सुंदर व्यक्ति को देखते हैं तो हमारी नज़र उसकी तरफ जाती है। ये बहुत बेसिक सा नेचर है, ह्यूमन का नेचर है। पर यदि हम किसी खराब जगह को देखते हैं तो हम उससे नज़र बचा लेते हैं। तो अपीयरेंस बहुत सुंदर होना जरूरी नहीं है, बट नीट तो हो ताकि आपको नोटिस किया जाए कि आप एंटर कर रहे हैं। आपके कपड़े, आपके बाल, आपका जो है चश्मा, आपकी जो पहनावा है वो इतना लेजिटिमेट हो कि आपको नोटिस किया जाए। नोटिस दो ही तरह के लोग होंगे, या तो बहुत अच्छा कर रखा है तो, या फिर बिल्कुल वो एक एक्टर है रणवीर सिंह, उनकी तरह से कुछ कर लिया है, तो लाल कलर का पैंट पहन लिया और पीले कलर का शर्ट पहन लिया, तो एकदम नोटिस करेंगे आपको कि अरे वाह ये क्या पहनाया। तो या तो बिल्कुल जोकर जैसा नोटिस होगा, या फिर बिल्कुल सोबर और बहुत नीट एंड क्लीन कोई होगा तो उसको नोटिस किया जाएगा। तो हमारा अपीयरेंस ऐसा हो कि हमको वो 10% एरिया में कहीं पर भी खारिज ना किया जाए। सुंदर होना शर्त नहीं है, नीट और सोबर होना शर्त है। ठीक है। तो अपीयरेंस का रोल जो है वो केवल 10% है, इससे ज़्यादा नहीं है। और ये आप नोटिस करना, आपकी लाइफ में भी ऐसा होगा। आपके पास में कोई व्यक्ति आएगा, अगर बहुत सुंदर है तो उसका प्रभाव आप पर 5 मिनट तक रहेगा। अगर उसने कुछ ऊट पटांग बात करी तो 6 मिनट से ही उसका इम्पैक्ट 0 हो जाएगा आपके ऊपर। तो सुंदरता का प्रभाव 5 मिनट तक, बाकी के 20 मिनट आपका दिमाग, आपका कंडक्ट, आपका बिहेवियर यही काम करेगा। तो हमको सुंदरता पे 10% एरिया पे शुरुआत में इंप्रेशन बनाना है, पर बाद में चलाना किससे पड़ेगा? कंडक्ट से। और कंडक्ट जो है ना, उसका रोल 25% के आसपास रहेगा। कंडक्ट मतलब आपका आचरण, बिहेवियर जो है ना,
इसको आप हिंदी में आचरण कहोगे, इसका रोल 25% इंटरव्यू के अंदर रहेगा, 25% रोल है इस बात का। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, पर कंडक्ट ऑलमोस्ट 25% वेटेज रखता होगा। और कंडक्ट भी दो तरह का होगा, ये आचरण भी दो तरह का होगा, एक तो होगा वर्बल और एक होगा नॉन वर्बल। वर्बल में तो क्या, बोलने का ही कंडक्ट। जैसे अगर आपसे कोई सवाल पूछ रहे हैं, जनरली कुछ लोगों की आदत होती है वो बात के बीच बीच में अरे बोल देते हैं। आप नोट करना, कभी लोग बात करेंगे तो अपनी बात रख रहे होंगे, फिर आप वो सामने कुछ पूछता तो फिर बीच में बोलते हैं अरे ऐसा नहीं है ऐसा है। अब ये अरे ही वर्बल कंडक्ट को खराब कर देता है। हम घर पे बैठकर बात कर रहे हैं कजन्स दोस्तों के साथ में, तब तो अरे बोलो, चाहे जो बोलना है बोलो, पर वहाँ पर इतने बड़े पर्सन के सामने बैठकर वो कुछ बात बोल रहे हैं और आपने उनकी बात को जवाब देते टाइम अरे बोलकर बात शुरू करी, तो वहीं पर ही वर्बल कंडक्ट कट हो जाता है। तो कंडक्ट एक तो वर्बल रहेगा, आपको कुछ भी ऐसे शब्द जो रूटीन में आप बात करते टाइम बोल देते होगे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अरे, ये नहीं करना है। एक और बात है नॉन वर्बल। कई बार कुछ लोगों के एक्सप्रेशन चेहरों से नेगेटिव नज़र आते हैं बात करते रहे। मैं रोज़ 10 लोगों से मिलता हूँ कम से कम, और 10 अलग अलग तरह के लोगों से मिलता हूँ। कुछ लोग बात सुनते हैं तो बहुत गौर से सुनते हैं, खुश होते हैं। कुछ लोग बात सुनते हैं तो ऐसा ख़राब चेहरा बनाते हैं, बोलते टाइम ही ऐसा लगता है कि अरे इसको ख़राब लग रहा है शायद मेरे से बात करते हुए। कुछ लोगों का गुस्से वाला, अग्रेशन वाला एटीट्यूड आ जाता है या चेहरे पर झलक जाता है। तो नॉन वर्बल कंडक्ट वो जब आपसे सवाल पूछ रहे होंगे उस दौरान तय किया जाएगा। मतलब वर्बल कंडक्ट शुरू होगा सवाल पूछने के बाद आपके जवाब देने से शुरू होगा, और नॉन वर्बल कंडक्ट कब शुरू होगा, जब वो पूछ रहे हैं और आप सुन रहे हो, उस समय आपके चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा है, वो नॉन वर्बल कंडक्ट है। वो किसी भी सामने बैठे हुए आदमी को क्या कर देगा, बुरा फील करवा सकता है। भाई अगर मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ और मैं आपको बोल रहा हूँ और आप ऐसा चेहरा बनाओ इतना ख़राब, तो फिर मेरे ऊपर क्या इंप्रेशन जाएगा कि मेरी बात इनको बुरी लग रही है, और बुरी लग रही है तो फिर नंबर तो मुझे देने। तो जब अगर मैं ही पसंद नहीं आ रहा तो मैं नंबर कैसे दूंगा। तो आपका नॉन वर्बल कंडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो 20 मिनट के दौरान नोटिस किया जाएगा, 20 से 25 मिनट में, पक्की बात है। ठीक है, इसके बाद में मैंने आपको बोला नॉलेज एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। यदि हम तीसरे एलिमेंट की बात करें तो दैट इज नॉलेज, और नॉलेज का वेटेज भी 25% है। राजस्थान के या फिर स्टेट के किसी भी पीएससी के इंटरव्यूज़ के अंदर नॉलेज बेस्ड इंटरव्यू होता है, पक्का होगा, और आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप उसके आंसर उनके सामने प्रेजेंट करें। तो 25% वेटेज उसका रहेगा ही रहेगा। पर हाँ, इसमें क्या है ना, सवाल इम्पॉर्टेंट है कि वो सवाल क्या था जिसमें आपकी नॉलेज जज की जा रही थी। फॉर एग्जांपल, यदि आपसे ये पूछा जाता है कि राजस्थान में रणथंभौर किसके लिए फेमस है, तो आप इधर तक पहुँचे हो तो ऑब्वियस होगा कि आपको पता है रणथंभौर किसके लिए फेमस है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान का स्टेट डांस कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है। राजस्थान का स्टेट सॉन्ग कौन सा है, राज्य गीत कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ तक पहुँच गए तो मना नहीं कर सकते। उसमें ये नहीं कहना कि सब मेरे को आइडिया नहीं है, तो वो तो फिर ये ऐसा सवाल है कि इसमें मना कैसे कर दिया, ये तो ऑब्वियस था। इससे आपकी नॉलेज का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि आप तुक्के वाले आदमी तो नहीं हो कहीं। बट आपसे यदि कोई बहुत ही बारीक सवाल पूछ लिया जाए, मान लो कोई भी ऐसा पूछ ले कि संविधान के 78 आर्टिकल या अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है वो बताओ, तो आप एक बार को हो सकता है कि आपने पढ़ा हो और आपको अभी 78 आर्टिकल में क्या लिखा है वो याद नहीं आ रहा हो, तो आप मना कर सकते हो। आप ये बोल दोगे कि सर मैंने पढ़ा था अपने मेंस की तैयारी के दौरान, पर अभी मैं उस बात को रिकॉल नहीं कर पा रहा। उस पर समझ आता है, मतलब सवाल की डेप्थ आपको समझनी पड़ेगी, किस सवाल में आपको ना बोल सकते हो आप, और ना भी बोलना कैसे होता है वो मैं अभी अपन चर्चा करेंगे उस पर, और किस पे आपको ना आपसे नहीं सुना जाएगा हमको। अब कोई यही पूछ ले राजस्थान की राजधानी क्या है, और आप सोचोगे सर सॉरी सर ये तो आइडिया नहीं है, तो अब ये तो कितना ख़राब हो गया। ऐसा उम्मीद कर सकता है कोई आपसे? ऑब्वियसली नहीं करेगा। तो बहुत लेजिटिमेट, ये तो बहुत हल्का सवाल हुआ, लेजिटिमेट सवालों पर ना नहीं बोलना है और ना आना भी नहीं चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तक पहुँचे हो तो आपका ना होगा भी नहीं। और कोई बहुत इन डेप्थ या टेक्निकल क्वेश्चन है उस पर आपको नहीं पता और याद नहीं आ रहा है तो उस पर आप मना कर सकते हो, ये ठीक बात है, कोई चिंता की बात नहीं है। और कोई करंट का कोई ऐसा सवाल आ गया जो आपके ध्यान से चूक गया हो
जो बहुत बारीक सवाल था। जैसे अब यही पूछें कि अभी सरकार ने कौन सा नोट बंद किया, तो अब वही पता नहीं हो तो अखबार में ही छपा था और आपके पास भी हो सकता है। वो तो आप आरएस का इंटरव्यू न भी दे रहे होते तो भी आपको पता होना चाहिए कि सरकार ने कौन सा नोट बंद किया, तो वो तो आपको पता होना चाहिए। पर अब यही पूछ लें कि यार इंडिया में कौन सी जगह पर अभी सरकार ने बायोडाइवर्सिटी लैब बनाया है, आपने सुना क्या? तो अगर आपने नहीं सुना है तो आप मना कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आप ये समझ पा रहे हो कि लेजिटिमेट क्वेश्चन कौन से हैं जिन पे ना नहीं बोल सकते, और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिन पर हम ना बोल सकते हैं और वो बुरा भी नहीं लगेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि सवाल क्या था जिस पे सामने वाले को बुरा नहीं लगना चाहिए, और आपकी नॉलेज का टेस्ट भी हो गया साथ साथ। और लास्ट बात जो थॉट्स हैं, जो रेस्ट एरिया बचा वो थॉट्स का है, आपके विचार का। और आई गेस कितना एरिया बच गया? 50, 10, 60, 40% आपके विचार। अब 40% विचार का रूल है, इसका मतलब है कि ये वो एरिया है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। 25% नॉलेज, 25% कंडक्ट, वो वहीं पर ही। 40% थॉट है। थॉट क्या हो गया? आपका किसी भी मुद्दे पर आप किस नज़रिए से देखते हो, आपका नज़रिया हो गया। मतलब वो आपका थॉट बोल दें, आपका व्यू बोल दें, नज़रिया बोल दें, एक ही बात है। 40% एरिया आपका किसी भी मामले में नज़रिए को लेकर हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जब मैं दूसरी बार इंटरव्यू देने गया तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि, और वो मेरा आखिरी सवाल था, और उस पर मेरी 5 मिनट तक डिस्कशन चला है इंटरव्यू रूम में। मतलब काफ़ी माहौल ऐसा हो गया था कि मैं बहुत मतलब बैकफुट पे था बहुत ज़्यादा, पर फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मतलब एंड तक मैं डटा रहा। और आपको भी ऐसे हार नहीं मान लेनी है किसी भी मुद्दे पर। उन्होंने मुझसे पूछा कि भारत में संयुक्त परिवार जो है धीरे धीरे टूटते जा रहे हैं, जॉइंट फैमिलीज ब्रेक हो रही हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ती जा रही हैं, एजुकेशन इसके लिए सबसे बड़ी वजह है। जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ती जा रही हैं। शिक्षा उन जिन परिवारों में नहीं है वहाँ पर जॉइंट फैमिली है, या कम पढ़े लिखे हैं वो आज भी संयुक्त परिवार में रहते हैं, ग्रामीण इलाकों में, छोटे शहरों में। जो बड़े शहरों में या जहाँ बहुत हाई फाई पढ़ाई कर गए हैं वो लोग अब क्या है, न्यूक्लियर रहना पसंद करते हैं, माँ बाप परिवार के साथ रहना पसंद नहीं करते। अब सवाल फंसाने वाला था, मेरा नज़रिया चेक करना था एजुकेशन को लेकर। ये सवाल ना नॉलेज का है, ना कंडक्ट का है, ना अपीयरेंस का है, ये सवाल मेरे थॉट का है, मैं नज़रिया क्या है उसका है। और उन्होंने फिर एक और बात ऐड कर दी कि मैं 2 IAS को जानता हूँ, कुछ नाम भी लिए उन्होंने, मैं यहाँ नाम तो नहीं ले सकता। उन्होंने 2 नाम लिए कि ये 2 IAS है, इन्होंने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में रखा हुआ है। अब बताओ, मतलब कितनी शिक्षा लिया हुआ आदमी भी वृद्धाश्रम में रख रहा है, इसका मतलब शिक्षा परिवारों के टूटने के लिए क्या है, जिम्मेदार है। अब मैं फंस चुका था, अब मैं क्या बोलूँ? तो मैंने शुरुआत ऐसे ही करी कि सर मैं एक संयुक्त परिवार से आता हूँ, मेरे परिवार में मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरी दादी और मैं, हम 3 पीढ़ी के लोग, मतलब मेरे दादा, पिता, मैं, दादी, मम्मी और मेरी बहन, हम लोग, हमारा संयुक्त परिवार है, हम साथ ही रहते हैं। और मेरे फादर एजुकेशन सर्विस में ही थे, मेरे ग्रैंडफादर भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही थे, और मेरे फादर आज भी अपनी जॉब से आने के बाद में मेरे ग्रैंडफादर के, ग्रैंडमदर के साथ में, दादा दादी के साथ में आधा 1 घंटा बैठते हैं, आते ही साथ में ही खाना खाते हैं, बात करते हैं और इस तरह से, और उनसे दिन भर का हालचाल पूछते हैं, उनके साथ ही बैठते हैं शाम को। और मैं ये देख रहा हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मेरे ग्रैंडफादर भी पढ़े लिखे थे, पिताजी भी थे, और हम संयुक्त परिवार में रहते हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि एजुकेशन इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, वैल्यूज़ और संस्कार जिम्मेदार हैं। यदि संयुक्त परिवार टूट रहे हैं तो उनके लिए संस्कार और वैल्यूज़ जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये मैं मेरे परिवार में अनुभव कर रहा हूँ। ना मेरे पिता को मैंने ऐसे देखा, ना मेरे दादा को देखा, ना मैं ऐसा कुछ हो रहा है, और हम उनसे सीख रहे हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हम इसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे जैसे वो आगे चले। तो ये तो इससे मैं अग्री नहीं करता, क्षमा चाहूँगा। फिर उन्होंने बोला कि फिर सोच लो, 1-2 एग्जाम्पल और दिया, आप तो ये एजुकेशन को जिम्मेदारी नहीं मानते, पर ऐसा तो दिखता है समाज में, यही होता है। 1-8 लोग आसपास बैठे थे, उनको बोला आप बताओ यही हो रहा है ना, आप बोलो ऐसा ही दिखता है ना। अब ये सब मेरे ऊपर प्रेशर बिल्ड करने के लिए था कि मैं अपना वो थॉट बदल लूँ। अगर मैं बोलता कि हाँ नहीं नहीं सर आप सही कह रहे हो, आपको किसी को प्लीज़ नहीं करना है इंटरव्यू में, खुश नहीं करने जा रहे हो आपको सही बात को लेकर किसी को खुश नहीं करना है। अगर उन्होंने बोला एजुकेशन जिम्मेदार है, आप नहीं मानते तो आप ना कहोगे, पर आपके पास आपके लॉजिक होने चाहिए। मैंने उनको लॉजिकली आंसर भी दिया, मैंने उस बात को बैक भी किया अपने एग्जाम्पल के साथ में। फिर बोले कि फिर सोच लो,
मेरे को अब ये प्रेशर वाली बात ही होगी। आप सोचो 4 लोग आप पे प्रेशर बनाने, आप तो घबरा ही जाओगे ना। फिर सोच लो, आपको लगता है ऐसा है, आप तो मानने को तैयार नहीं हो। इस तरह का एटीट्यूड हो गया उनका कि मानने को तैयार नहीं हो, आप तो एजुकेशन जिम्मेदार है, हम तो ऐसे ही देखते हैं। ठीक है, आप नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं। मैंने कहा सर इसके लिए तो मैं क्षमा चाहूँगा। मैं वापस लौटा, इसी टेंशन में था कि मैंने गड़बड़ कर दी इंटरव्यू में। और मैंने 1-2 ऑफिसर्स हैं मेरे संपर्क में जो IAS हैं, RAS हैं, उनसे बात करी और मैंने उनको बताया कि यार आखिर में ऐसा हुआ, 5 मिनट तक ये बहस हो गई और मैं अपनी बात पे अड़ा रहा कि एजुकेशन जिम्मेदार नहीं है, वैल्यूज़ और संस्कार जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, आपने 100% ठीक करा। अगर आप ये बोल देते कि एजुकेशन जिम्मेदार है तो इसका मतलब जो इतना बड़ा सिस्टम पूरे देश में शिक्षा को लेकर चल रहा है, शिक्षा को लेकर इतना जोर है, दुनिया में जोर है, सब जगह जोर है, और आप खुद भी एजुकेशन की वजह से ही यहाँ तक पहुँचे हो, तो इसका मतलब तो ये हो गया फिर कि आप खुद ही नहीं मानते, आप खुद भी उस पर फॉलो नहीं कर रहे हो। तो इसका मतलब आप भी यही करोगे, तो एजुकेशन को आप गलत ठहरा देते, जो कि ठीक बात नहीं है। आपने वैल्यूज़ बोला, ठीक करा। मैंने कहा डर तो लग रहा है मेरे को, पर बोले नहीं, घबराने की बात नहीं, आपका नज़रिया बिल्कुल ठीक था और ठीक ही पहुँच गया। और मुझे उस इंटरव्यू में 72% मार्क्स मिले, जो कि टॉपर के नज़दीक थे मार्क्स। तो मुझे कोई चिंता नहीं, मेरे को बाद में समझ आ गया कि वो खुशी थे मेरे जवाब से। और इससे ये भी पता चलता है कि आपके थॉट 40% इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके इंटरव्यू में, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि आप कैसे इंसान हो। और जीवन का लक्ष्य ही यही है, आपका RAS बन जाना, IAS बन जाना, या और किसी स्टेट सर्विस में किसी बड़े पद पर पहुंच जाना, ये आपका ऑब्जेक्टिव ही नहीं है लाइफ में। अल्टीमेटली चेक किया जाएगा कि आप कैसे इंसान हो। खराब इंसान सिविल सर्विस में आ गया तो फिर तो हो गई गड़बड़। ऐसा आदमी तो चाहिए ही नहीं हमको। हमको खराब क्वालिटी का इंसान जो वैल्यूज़ में ही डिग्रेडेड हो, वो आदमी हमको सर्विस में चाहिए ही नहीं। ऐसे बहुत सारे मुद्दे होंगे। फॉर एग्जांपल, अभी महिलाओं को लेकर आपका क्या व्यू है, हेल्थ को लेकर आप क्या सोचते हो, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर आपको अपना व्यू या थॉट क्लियर रखना पड़ेगा। और क्लियर रखना है और अच्छा भी रखना है, सही भी रखना है, उसका वेटेज ज़्यादा रहेगा। अब इसी एग्जाम्पल से जुड़ी हुई एक बात है जो मैं नज़रिए को लेकर बोल रहा था कि मेरा नज़रिया चेक करा और नज़रिया में 3 एंगल हैं। अब क्या होगा, 2-3 चीज़ें रहती हैं। मैंने आपको बोला ना, आपका जो कंडक्ट है कई बार नज़रिए के साथ बदल जाता है। जैसा उन्होंने मेरे को बोला ना कि आप तो मानने को तैयार नहीं हो, अब मैं फिर अगर अग्रेशन में आ जाऊँ साथ में, और जैसा हम हो ही जाते हैं जनरली, हम घर पर किसी से बात कर रहे हो तो कोई बोलता है यार तू तो मानता ही नहीं है, समझता ही नहीं है, फिर बोलता है अरे मैं क्यों समझूँ, तुम नहीं समझते हो। ऐसा ही हो जाता है। जनरल बोलचाल में तो हम समाज में ऐसे ही रहते हैं, इंटरव्यू में ऐसे रह नहीं सकते। नज़रिया 3 तरह का हो सकता है। एक तो होगा अग्रेसिव। अब अग्रेसिव में क्या हो जाएगा, दबाने वाला। इससे बचना है आपको। इंटरव्यू में दबाने वाला एटीट्यूड नहीं रखना है भाई। अल्टीमेटली तो वही नंबर देने वाले हैं, आपको उनको प्लीज़ नहीं करना तो उनको दबाना भी नहीं है। ऐसा नहीं कि उनको आपने आंख दिखा दिया किसी बात पर या डरा दिया कि नहीं मैं तो यही मानता हूँ, आप देख लो आपको क्या करना है। इस तरह से बात नहीं कर सकते, दबाने वाला एटीट्यूड नहीं रखना है। दूसरा होता है असर्टिव। असर्टिव का मतलब हो गया ये मीडियम पाथ है। मीडियम पाथ का मतलब होता है बिना नाराज हुए, बिना अग्रेशन में आए, बिना डरे, बिना दबे अपनी बात रखना। जैसे एक संस्कृत में एक स्टेटमेंट है, विद्या ददाति विनयम। तो जिस आदमी के पास विद्या होगी ना, वो विनम्र हो ही जाएगा। और वो विनम्रता दिखनी चाहिए कि आप बहुत सारी नॉलेज लेकर आए हो, तो आपको आर्ग्यूमेंट्स में फंसना नहीं है। किसी को अपने वॉइस रेज कर कर, फेशियल एक्सप्रेशन बदल कर, किसी को दबाकर अपनी बात पहुंचाने का काम नहीं करना है। आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स को रेज करना है, अपने लॉजिक्स को रेज करना है, बजाय वॉइस और अपने नॉन वर्बल एक्सप्रेशन के। तो वो असर्टिव नेचर ही है जो आपको काम में लेना है। मीडियम पाथ ही काम में लेना है इंटरव्यू में। और ये तो महात्मा बुद्ध ने कहा है, जीवन का सार ही मध्यम मार्ग में है। इंटरव्यू में भी वही काम आएगा। हमारे लिए तो अभी जीवन मरण का प्रश्न है ये, तो बस यहाँ पर मध्यम मार्ग ही काम में लेना है। और तीसरी बात है सबमिसिव। ये तो कभी नहीं करना है। सबमिसिव दबने वाला हो जाता है, जिसमें डर गए आप, वो नहीं करना है, ये भी नहीं करना है। गांधी जी ने ही कहा था कि यदि मुझे वॉयलेंस और कॉवर्डनेस, हिंसा और कायरता में से कुछ चुनना पड़े तो मैं हिंसा चुनूंगा, कायरता तो नहीं चुनूंगा। तो हमको सबमिसिव नहीं होना है, ना ही हमको अग्रेसिव होना है। हमको असर्टिव रहना है, अपने आर्ग्यूमेंट्स को स्ट्रांग रखना है और अपनी बात रखनी है।
ठीक है। तो आप जो भी पढ़ोगे, जो भी तैयार करोगे, उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए। बिना लॉजिक के कोई भी आरएस बात करेगा, अच्छा भी नहीं लगेगा। आप खुद सोचो, कोई एसडीएम इलॉजिकल बात करता हुआ देखो, उससे पूछें, वो कहे कि ऐसा कर लो, उससे पूछे सर क्यों करें, पता नहीं, तो फिर कितना बेकार लगेगा। तो कम से कम ये तो होना ही नहीं चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है। अब कुछ चीज़ें आपके साथ में जो आज से ही रहनी चाहिए, जब भी कुछ डिसीजन लेना हो, क्योंकि आपको हर सवाल जो जवाब देना है ना, उसमें डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है। और निर्णय लेने के कुछ एस्पेक्ट हैं डिसीजन लेने के। आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा, जैसे अभी मेरे से मैंने आपको एग्जांपल दिया एजुकेशन वाले क्वेश्चन का, आपको ऐसे किसी भी सवाल पर अपना डिसीजन तय कर जवाब देना पड़ेगा। तो पहली शर्त यह है कि आपको जो भी आप आंसर कर रहे हो उसमें क्लैरिटी रहनी चाहिए, स्पष्टता। जो भी बात है, शायद लगाकर बोलने वाले मैंने लोग बहुत देखे हैं, जो अपनी बात रखते हैं। तो कि उनसे पूछो कि आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है, या आपको कैसा लगता है आपका इंटरव्यू कैसा गया। आखिर में कई बार पूछ लेते हैं वो कि आपको कैसा लगता है कि आपका इंटरव्यू कैसा गया, तो आप बोलते सर शायद ठीक ही गया है, शायद ठीक गया है। शायद लगाकर बात नहीं करनी। बोले आपको, आप जो जॉब कर रहे हो उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा है, बोल सर ठीक ही है, पर शायद ऐसा ही है, अब क्या। ये जवाब ठीक नहीं है। क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए, या तो सही है या गलत है। और अगर मीडियम में भी हो तो आपको बात उसी तरह से रखनी पड़ेगी। शायद लगाकर अपनी बात नहीं कहनी, क्योंकि उससे आपका कंफ्यूज्ड माइंड दिखता है, कंफ्यूज स्टेट दिखता है, और आप कंफ्यूज स्टेट में नहीं हो सकते, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, स्पष्टता रखनी जरूरी है किसी भी बात में। दूसरी बात, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक थिन लाइन होती है। हालांकि इंटरव्यू जाने वाले बहुत कम लोग मैंने देखे हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि हाँ, ये प्रीलिम्स में कॉन्फिडेंट दिखते हैं लोग, ओवर कॉन्फिडेंट भी दिखते हैं, मेंस में भी दिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई और तुरंत चेक नहीं कर रहा आपको। पर जब 4 लोग, आँखें, 8 आँखें एक साथ आपको देख रही हैं, और आपको पता है कि ये एक एक सेकंड मेरे को जज करने के लिए देख रही है, तो आपका ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं हो सकता। जीवन में 2 जगह पर नहीं होगा, एक तो इंटरव्यू में, और एक लड़का या लड़की देखने जाएंगे, जैसे भी आप हैं। तो उस लड़के हैं तो लड़की देखने जाएंगे, और लड़की है तो लड़के देखने आएंगे, लड़के वाले। तब आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। ऐसा नहीं जाकर बैठ गए, हाँ बता क्या हाल चाल, ऐसा नहीं करते उस टाइम पे। तो ये 2 जगह पर ही आप ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं होते। पर आपको डिप्रेस भी नहीं दिखना है, चेहरे पर चमक दिखनी चाहिए, कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। अब जहाँ तक पहुँचे हो ना, वो भी आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 3-4 लाख लोगों ने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया था, और आप उन 3000 लोगों में हो जो लोग वहाँ पहुँचे हैं। तो ये कम बात नहीं है, आप 1% लोगों में शामिल हो। इस देश के एजुकेटेड एलीट क्लास में हो यदि आप इंटरव्यू तक भी पहुँच गए, तो अपने आप को कम नहीं आंकना है। वो कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पर दिखना चाहिए कि आप एक एजुकेटेड एलीट क्लास के हो देश। जैसे हम यहाँ पर बोलते हैं ना कि देश के 1% सबसे ज़्यादा अमीर आदमी, वैसे ही आप इस देश के 1% एजुकेटेड एलीट में हो। अगर देश के टॉप 1% लोगों की लिस्ट बनाई जाएगी पढ़ाई लिखाई के मामले में, तो उसमें आप ही जैसे लोगों का नाम आएगा। तो अब ये कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पर दिखना चाहिए कि हम ऐसे ही नहीं आ गए हैं, हम कुछ कर आए हैं। ठीक है, तो डरना घबराना नहीं है। तीसरी बात है बैलेंस अप्रोच। मैंने अभी बोला था कि जीवन का सार संतुलन में ही है। बैलेंस अप्रोच बहुत ज़रूरी है किसी भी मामले में। आपको एक एंड पर नहीं चला जाना है, एक्सट्रीमिज्म से बचना है। बैलेंस अप्रोच का मतलब हो गया संतुलन, और संतुलन का मतलब हो गया डाइकॉटमी से बचना है। क्योंकि हमेशा सब चीज़ें सही या गलत ही नहीं होती हैं, देयर इज़ अ ग्रे एरिया। ब्लैक एंड वाइट नहीं होता जीवन, कुछ ग्रे एरिया होता है। उस ग्रे एरिया को एड्रेस करना आना चाहिए, उसमें शायद नहीं लगाना है। ग्रे एरिया का मतलब, जैसे अगर आपको पूछें कि वर्तमान में देश के हालात जो हैं, जैसे मेरे से भी पूछा था ऐसा सवाल कि वर्तमान में देश के हालात कुछ ऐसे हैं कि आर्थिक पक्ष पे सरकार कमज़ोर है और सरकार केवल मार्केटिंग में लगी है, और आपका क्या मानना है। अब आप ये बोलो कि हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो, सरकार तो बिल्कुल आर्थिक पक्ष पे तो कमज़ोर है, इकोनॉमिकली कुछ नहीं हो रहा और मार्केटिंग ही करते हैं। सही कह रहे हो सर, बिल्कुल। ये नहीं चाह रहे थे आपसे, वो चाहते ही नहीं कि आप अग्री करो उनके साथ में। पहली बात तो आप एकदम वैसे का वैसे ही अग्री कर जाओ, ऐसे नहीं करना है। अगर आपको बोले नहीं सर मेरा मानना है कि आर्थिक पक्ष में सभी पक्षों पर सरकार कमज़ोर नहीं है, कुछ पक्षों पर सरकार अच्छा भी कर रही है
और कुछ काम ऐसे भी करें जिनके रिजल्ट्स आने वाले सालों में दिखेंगे। हाँ, कुछ पक्ष ऐसे जरूर हो सकते हैं, रोजगार हो गया जैसा, ऐसे पक्षों पर सरकार को चुनौतियां सामना करना पड़ रहा है, पर मेरा मानना है कि कई पक्षों पर सरकार ने अच्छा काम भी किया है। बैलेंस हो गया, आपने बुराई भी नहीं करी, अच्छाई भी नहीं करी। भाई रोजगार पर चैलेंज हमेशा बना रहेगा इस देश में। हम 142 करोड़ हैं, 142 करोड़ के देश के अंदर रोजगार जीवन भर आप कभी नहीं सुनोगे कि कोई सी भी सरकार आ जाए, ब्रह्मा जी भी उतर कर आ जाएं तो भी रोजगार का चैलेंज देश में ख़त्म नहीं हो सकता। और रोजगार का मतलब केवल सरकारी एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, और जो लोग क्लेम करते हैं वो चाहते हैं कि सरकारी एम्प्लॉयमेंट हो, और सारे के सारे लोग सरकार में एम्प्लॉय हो नहीं सकते। तो रोजगार का चैलेंज हमारे जैसे देश में बना रहेगा, तो आप उसको अगर बोलोगे भी ना तो कोई चिंता की बात नहीं है। बाकी पक्षों में सरकार अच्छी है, तो आपने बैलेंस अप्रोच काम किया, ये है बैलेंस। हर बात में ये संतुलन दिखना चाहिए, ठीक है। और तीसरा आपके पास, चौथा जो आपके पास में, मैंने अभी भी बोला, आप बिना रीजनिंग के बात नहीं करोगे। प्रॉपर रीजन, किसी भी बात का लॉजिक जिसको बोलते हैं ना, वो होना चाहिए। आपने जो आप जॉब कर रहे हो, अगर उसका सवाल पूछें आपसे कि आप आरएस करना चाहते तो आपने जॉब क्यों किया, और आपने वो एक सीट क्यों खाई किसी की जब आप यहाँ आ गए, और अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में हो तो हम ये क्यों दे दें आपको, आप यहाँ पर किसी की सीट खा जाओगे। ये देश पहले ही एम्प्लॉयमेंट के चैलेंज से जूझ रहा है, और आप होगी आपकी भूख ही नहीं मिट रही है, ऐसा आपको परेशान कर सकते हैं वो। अब आप क्या लॉजिक के साथ जवाब दो, तो आपके पास का लेजिटिमेट आंसर होना चाहिए विद लॉजिक। अब आप यहाँ पहुँच गए हो, ये नहीं डर जाना कि नहीं सॉरी सर तो गलती हो गई, मैं तो आ गया, ये तो मेरे को पता ही नहीं था, आप पहले बताए तो मैं पहुँचता, एग्ज़ाम ही नहीं देता, मुझे पता ही नहीं था कि एक ही जॉब करनी है, दूसरी कर ही नहीं सकता। ऐसा जवाब नहीं दे सकते ना। यदि आपको पूछें भी तो आपके पास आंसर होना चाहिए, और आंसर क्या है, आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ो भारत की, उनमें 10th नंबर की ड्यूटी है टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव लाइफ। तो आप इंडिविजुअली और कलेक्टिवली आपको जीवन में एक्सीलेंस की तरफ आगे बढ़ना है। आप अभी जो जॉब कर रहे हो उससे बेटर जॉब की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, इसलिए आप यहाँ पर आ गए। तो आप ये कह सकते हो सर मैं तो संविधान में लिखी भी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ, फंडामेंटल ड्यूटी उसको पूरा करने का काम कर रहा हूँ, और एक सिटीजन होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मेरे को करना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। मेरी गारंटी गिर पड़ेंगे वो, मतलब ऐसे रियल में नहीं गिर पड़ेंगे, मन से गिर पड़ेंगे, उनको लगेगा क्या जवाब दे दिया, मज़ा आ गया। ये है लॉजिक। थोड़ा बात बनाना सीखना पड़ेगा हल्का सा, ताकि है ना आपको फंसा ना दे कहीं पर। तो आपके पास लॉजिक होगा तो बात बन भी जाएगी, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया ये। फिर उसके बाद में क्या होता है, आप लीडर बनने वाले हो। अब आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बात साफ है, जो राजा होता है ना उसको कोई मोटिवेट नहीं करेगा, उसको सेल्फ मोटिवेशन से ही जीवन बिताना है। मोटिवेशन नीचे वाले लोगों के लिए होता है। आप बनने जा रहे हो आरएएस अधिकारी, पूरा सब डिवीज़न जिला आपको देख रहा है, और आप ही डिमोटिवेटेड हो। कोविड हो गया, बुरे हाल है, आपको जिम्मेदारी दी और आप तो खुद घबराए हुए हो। आप तो कहोगे मैं ना मर जाऊं कहीं इन सब के चक्कर में, और खुद ही टेंशन में हो, खुद का बीपी बढ़ रहा है, खुद ही घबराहट के मारे जी रहे हैं, और अब कैसे संभालेंगे जिला। फिर आप कहोगे मेरे को कोई मोटिवेट कर दे तब मैं जाकर इनके लिए कुछ काम करूं, तो कैसे होगा, कोई नहीं सकता। अब देश में नरेंद्र मोदी जी को कौन मोटिवेट करेगा, भाई लोग तो उनको देखकर मोटिवेट हो रहे हैं। अब वो सोचें कि मैं ढूंढूं जाकर कहीं मोटिवेशन, कहाँ मिलेगा। दुनिया अब तो उनके ऊपर लद रही है कि आप हमारे लीडर हो, बॉस हो आप हमारे। तो उस आदमी के पास में सेल्फ मोटिवेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। तो एक बात ध्यान रखना है, आपको राजा बनना है, आप टॉप एलीट ग्रुप में जाने वाले, और उनके लिए कोई मोटिवेशन नहीं होता, सेल्फ मोटिवेशन होता है। तो आपका इमोशनल बैलेंस, आपका सेल्फ मोटिवेशन आप ही को अपने इनहेरेंट रखना है, कोई और मोटिवेट नहीं करेगा। किसी के ऊपर भी लीन नहीं करना है मोटिवेशन के लिए, और ये मानकर चलना है, अपने आप को ये फीड करना है कि मुझे कौन मोटिवेट कर सकता है, मैं करूँगा जिसको मोटिवेट करूँगा। इस एटीट्यूड से चलोगे तो आप सच्चे लीडर, सच्चे अधिकारी बन जाओगे, तो आप सफल भी बनोगे जीवन में। केवल इंटरव्यू नहीं, आप एक अपना ऑफिसर वाली लाइफ में भी आप बहुत सफल रहोगे, ये पक्की बात है, ठीक है। फिर एक दो चीज़ें और हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो एटीट्यूड और वैल्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू में कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। एटीट्यूड में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी क्लियर दिखनी चाहिए, और उनमें कोई ऑप्शन नहीं होता दूसरा, सिंगल साइडेड होती हैं वो। फॉर एग्जांपल जैसे भारत में सेक्युलर होना, अब
कोई एंटी सेक्युलर बोल देगा कि मेरा तो यही एटीट्यूड है कि मैं एंटी सेक्युलर हूँ, तो वो ऑब्वियस है कि संविधान के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। तो आप एंटी सेक्युलर होकर इस देश में या इंटरव्यू के टाइम तो कम से कम अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो वहाँ ऑप्शन नहीं है आपके पास में, आपके एटीट्यूड में सेक्युलरिज्म ही होना चाहिए, आपके एटीट्यूड में जेंडर न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, लिंग समानता, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, आप बायस्ड नहीं होने चाहिए जेंडर को लेकर। और अब तो हम उस दौर में जी रहे हैं जब ये सारी डिबेट बाइनरी डिबेट से आगे निकल गई है। अब तो उस दौर में जब LGBTQ वाला प्लस ये कम्युनिटी के मुद्दे भी आने लगे हैं, और करंट अफेयर्स में हम उस पर डिस्कशन करेंगे LGBTQ+ के ऊपर, तो आपको उसमें भी सेंसिटिविटी दिखानी है, इतनी सेंसिटिविटी आप में होनी चाहिए। तो वहाँ पर ये नहीं कह सकते नहीं सब महिलाएं तो चार दीवारी में ही अच्छी लगती हैं, वो तो नौकरी वोकरी नहीं करनी चाहिए। मेरा तो मानना है राजस्थान में तो घूंघट प्रथा तो होनी ही चाहिए, वो तो गलत है, उसके बिना तो अच्छा ही नहीं है, बिल्कुल ख़राब है। अब ये ऑब्वियस है ये साइड गलत है। तो एटीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मामलों में आपका ऑब्वियस एटीट्यूड एक तरफ ही होना चाहिए, उसमें दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। चाहे कास्टिज्म की बात हो, रिलीजन की बात हो, वहाँ पर आपके पास में कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, 0% चांस है आपके पास में। तो आप कास्टिज्म में नहीं कह सकते मैं तो जातिवाद में मानते हो, अपनी जाति का आदमी आता है मैं तो उसका काम पहले ही करूँगा, ये नहीं कर सकते। ये ऑब्वियस बात है, आपने सोचा भी नहीं होगा और ऐसा करोगे भी नहीं, और किसी के मन में 0.1% भी डाउट हो तो नहीं करना है, ये तो ध्यान रखना है। तो अब सवाल ये उठता है कि पूरा इंटरव्यू में वो आपसे क्या चाहते हैं, वो तो आपको समझ आ गया। वो आपसे 4 चीज़ें चाहते हैं और बड़ी क्लैरिटी से चाहते हैं सब चीज़ें, और उसमें कोई बहुत भारी बात नहीं है। किसी भी लेजिटिमेट आदमी की पर्सनालिटी में ये 4 चीज़ें होनी ही चाहिए और होंगी भी। कोई भी लेजिटिमेट आदमी दुनिया में कहीं पर भी होगा, उसमें 4 चीज़ें ऑब्वियस दिखेंगी कि वो अपने नॉलेज में लॉजिक पे बात करता होगा, उसका एटीट्यूड क्लियर होगा, वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखता होगा, और किसी से ना झगड़ा, ना दबना, ना डरना, ऐसा उसमें नहीं होगा। सिंपल सी बात है। ढंग से अपने आप को कैरी करता होगा, ये तो हर आदमी उम्मीद करेगा ही करेगा, और आपसे भी कही जा रही, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उम्मीद भी नहीं हो रही है आपसे। तो सवाल ये उठ जाता है कई बार कि हमको किस बात के नंबर मिलेंगे इंटरव्यू में। ये चारों चीज़ें कर लेंगे, हमारे को नंबर किस बात के मिलने वाले हैं? अल्टीमेटली आपको जो नंबर मिलने वाले हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको इसी बात के नंबर मिलेंगे कि आपने अंदर जाकर माहौल कैसा बनाया। अगर आप अंदर गए और आपके जाने से वो आपसे परेशान हो गए, आपसे बात कर कर उनको बुरा लगा, तो फिर नंबर गए काम से। और आपसे मिलकर उनको मज़ा आ गया तो आपको नंबर शानदार मिलेंगे। जिस इंटरव्यू में मेरे को 72% नंबर मिले थे, उस इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ये भूल गया था कि वो टाइम क्रॉस कर चुका है। RPSC के अंदर ही मेरा अकेले का इंटरव्यू ऐसा हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है, हालांकि गारंटी इस बात की नहीं है, बट हाँ 38 मिनट्स तक करीब करीब इंटरव्यू चल गया था, जबकि नॉर्मली 20 मिनट से 25 मिनट का इंटरव्यू होता है। और लास्ट में उन्होंने घड़ी देखी, उनके ठीक सामने घड़ी थी, उन्होंने घड़ी देखकर बोला कि अरे यार टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, एक सवाल और पूछूंगा। रहा नहीं जा रहा था उससे, फिर उसने आखिर में एक सवाल तो पूछा ही पूछा मेरे से, और फिर एंड करा। इसका मतलब ये, जब मैंने आकर बाहर बताया कि मेरा इंटरव्यू करीब करीब 40 मिनट चल गया है, तो उन्होंने बोला कि मस्त इंटरव्यू गया है, चिंता ही मत करो, बहुत सही इंटरव्यू है, नंबर सही आएंगे। लंबा इंटरव्यू हमेशा शानदार होता है, क्योंकि लंबा वही बैठाएगा आपको जो आपको पसंद कर रहा होगा। यदि आप बोर कर रहे हो और परेशान कर रहे हो ना, तो 15 मिनट में ही बाहर निकाल देंगे। तो लंबा इंटरव्यू इस बात का उदाहरण है। तो माहौल अच्छा बनाना है, आपके जाने से खुश हो जाए ऐसा दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं। अपीयरेंस को लेकर मैं, हालांकि डिस्कशंस कई बार हुए हैं, जब रिकॉर्डिंग्स नहीं हुई हैं तब भी डिस्कशंस हुए हैं। अपीयरेंस जो है ना, एक बहुत बड़ा आस्पेक्ट है इंटरव्यू का, और उस पर काम करना है। और अब जब पहले हम तैयारी कर रहे थे तब से लेकर अभी तक में एक लंबा गैप आ गया है, तो वो आस्पेक्ट जो है एक, उसको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। और वो आपका जो 10% आस्पेक्ट है ना, ड्रेसिंग सेंस का, ये आस्पेक्ट नंबर 1 बोल दो आप, पहला आस्पेक्ट है। और ये आस्पेक्ट है किसका? ड्रेसिंग सेंस का, कि आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं या किस तरह से आप अपीयर करते हैं, जिसको हम आजकल जो है एस्थेटिक सेंस भी बोलते हैं ना, वो भी एक टर्म काम में ली जाती है। तो हम 2 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे और 2 पार्ट में चर्चा करेंगे। हमारे कैंडिडेट हर तरह के हैं, मेल फीमेल, तो हम दोनों ही का ही ड्रेसिंग आपको क्लियर होना चाहिए कैसा रहना है। तो यदि मेन की बात करें तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो है कि आपका फॉर्मल अटायर होना चाहिए, इनफॉर्मल ड्रेस पहनकर नहीं जा सकते। फॉर्मल अटायर का मतलब ट्राउजर भी वो वाला जिसमें क्रीज होता है, शूज भी बिल्कुल ब्लैक, और वो वैसा वाला नहीं जैसा शादियों में पहन लेते हैं शाइन वाला, चोंच वाला, वैसा नहीं।
नॉर्मल बिल्कुल फॉर्मल ऑफिस शूज़ जो होते हैं बिल्कुल वैसा। शर्ट भी सिंपल, उसमें कोई कलर डिज़ाइन बक्कल वक्कल कुछ भी नहीं है, ऐसा सिंपल ऑफिस के लिए जो भी लेजिटिमेट शर्ट होता है ना उस तरह का। अवॉइड करेंगे चेक और किसी भी तरह की चीज़ों को, प्लेन शर्ट होता है जिस तरह का उस तरह का। तो ड्रेसिंग में क्या होता है, एक तो फॉर्मल, अगर मैं बहुत सिंपल टर्म्स में कहूँ तो लाइक अ सिविल सर्वेंट, एक सिविल सर्वेंट जैसा होना चाहिए। और सिविल सर्वेंट जैसा नॉर्मली होगा, उसमें जीन्स और टी शर्ट नहीं हो सकती, उसके अंदर सैंडल पहनकर आप नहीं जा सकते, तो वो तो सिविल सर्वेंट जैसा दिखेगा नहीं। आप किसी भी कलेक्टर को, किसी भी एसडीएम को देखेंगे जो मेल है, वो जनरली आपको ऐसे ही ड्रेसेस में, बड़े बोरिंग ड्रेस में दिखेंगे, जिसको आप बोरिंग कह सकते हो आज के हिसाब से, कि वो ब्लैक, नेवी ब्लू, इस तरह का ट्राउज़र, क्रीम ट्राउज़र, ग्रे ट्राउज़र, इस तरह का ट्राउज़र 3-4 कलर का, और उसके अलावा शर्ट में वाइट, नेवी ब्लू, स्काई ब्लू, इस तरह का कोई कलर जो है, एक ही कलर का शर्ट जो है उस तरह का पहन सकते हैं, तो आपको उसी में ही दिखेंगे। अब चाहे कलेक्टर होगा, कितनी भी तनख्वाह हो, कई तरह के पहन सकता है, खूब महंगी जीन्स भी पहन सकता है, आजकल तो रग्ड जीन्स चलते हैं, बट रग्ड पहनकर भले ही वो 5,000 का हो, वो पहनकर जा तो नहीं सकते ना इंटरव्यू में। तो महंगा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिविल सर्वेंट जैसा होना इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मल होना चाहिए, तो दोनों के लिए लागू होता है, और लाइक अ सिविल सर्वेंट होना चाहिए। अब इसमें 2 पार्ट हो जाएंगे, एक पार्ट हो जाएगा अपर बॉडी में। अपर बॉडी में क्या पहनना है, अपर बॉडी का मतलब अब कैसे कैरी करोगे, शर्ट कैसा होगा, फॉर्मल शर्ट होगा, क्योंकि अभी इंटरव्यूज़ जो होने अगर शुरुआत होते हैं तो ये सीज़न कौन सा हो जाएगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर वाला, जो कि जनरली सर्दी वाला टाइम नहीं है। तो आपको सिंपल फॉर्मल शर्ट फुल स्लीव्स का चलेगा। तो पहली बात तो फुल स्लीव का शर्ट, हाफ स्लीव का नहीं पहनना है, ये ध्यान रखना। फुल स्लीव का फॉर्मल शर्ट होगा, कैसा होगा, फॉर्मल शर्ट होगा फुल स्लीव का, ठीक है। दूसरी बात, अभी टाई आप कैरी नहीं करोगे तो चलेगा, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम रहेगा, टाई कैरी करके अननेसेसरी बर्डन नहीं लेना है अपने ऊपर, तो उसको नहीं करना है। ब्लेज़र वगैरह, कोट, कोई भी तरह का कैरी नहीं करना है, अननेसेसरी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि कोई भी अभी लेने वाला भी पहन के नहीं आने वाला कोट, तो आप भी कैरी नहीं करोगे तो नॉर्मल बात है। ऑफिस में, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में आपको कोई ऑफिसर नहीं मिलेगा जो मार्च अप्रैल से लेकर नवंबर तक में कोई कोट पहनकर आता हो, ये पक्की बात है। तो आप भी नहीं कैरी करोगे तो चलेगा। तो फॉर्मल शर्ट हो, सिंपल शर्ट हो, वो आपको कैरी करनी है। एक बात, लोअर बॉडी के अंदर मैंने बताया फॉर्मल ट्राउज़र है, क्रीज वाला ट्राउज़र होता है, वही होना चाहिए। आजकल रेडीमेड भी ठीक मिलता है, तो आप बाज़ार जाकर देखोगे, तो अगर नहीं है तो आप वो ले लें। शूज़ ब्लैक, ब्राउन नहीं पहनने हैं, ब्लैक ही पहनने हैं। सॉक्स जो पहनेंगे वो भी ब्लैक पहनेंगे या नेवी ब्लू पहनेंगे, ऐसा कोई कलर नहीं कि पैर वैसे। हालांकि वहाँ पर क्या होगा, आप जब बैठोगे ना तो एक टेबल आपके आगे होगी आरएस में, यहाँ पर एक चलन है, एक टेबल रहता है आपके आगे, और फिर उनका टेबल और वो उसके आगे बैठे होंगे। तो आप जब जाकर बैठ जाओगे तो आपके सॉक्स और शूज़ दिखेंगे नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा पहन लें जो कि बाय चांस आते जाते दिख गए तो ख़राब लगेंगे। तो कोई कलरफुल नहीं पहने, नेवी ब्लू या ब्लैक वो बेस्ट है। ट्राउज़र ऊपर भी हो जाता है तो भी वो भद्दा नहीं लगता, ठीक लगता है, तो वो पहनना है। बेल्ट भी ब्लैक कलर का फॉर्मल बेल्ट, बिना किसी बक्कल का, बिना किसी डिज़ाइन का, कुछ भी आगे बना हुआ नहीं, कोई भी नंबर अल्फ़ाबेट कुछ भी नहीं लगाओ, सिंपल फॉर्मल बेल्ट ब्लैक कलर का। ये ध्यान रखना, शूज़ और बेल्ट हमेशा एक कलर के होने चाहिए। जब आप कभी ब्राउन भी पहनते हो ना, तो ब्राउन ही शूज़ हो, ब्राउन ही बेल्ट हो, ये कॉम्बिनेशन ध्यान रखना चाहिए। तो आप ब्लैक शूज़ पहन रहे हो तो बेल्ट भी आपका क्या होना चाहिए, ब्लैक ही होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर फीमेल का जब बात आता है, दूसरा, यदि हम फीमेल ड्रेस का बात करें तो फीमेल में 2 ड्रेसेस अलाउड हैं, एक तरह से अलाउड हैं या एक्सपेक्टेड हैं जो आप पहन सकते हो। 2 ड्रेसेस हैं, 2 ड्रेस में क्या कर सकते हैं, एक तो आप साड़ी पहन सकते हो, ये तो बेस्ट पॉसिबल हो ही गया, साड़ी अगर आप पहनकर जाते हो तो बेस्ट पॉसिबल हो गया। और साड़ी में भी क्या होता है ना, सिंपल साड़ी। सिंपल लिखने का मतलब, अब जैसे मैं पर्सनली तो बहुत साड़ियों के बारे में नहीं जानता, सिंपल का मतलब होता है जैसे कि जिसमें कोई चमक ना हो, बॉर्डर ना हो, जो जनरली से खादी की सिल्क का जैसे साड़ी आता है वो होता है, या फिर जैसे वो एक कॉटन की साड़ी आती है उस तरह की साड़ी हो गई, चमक वाली नहीं हो, पार्टी वेयर ना हो, ऑफिस गोइंग टाइप, सिंपल प्लेन साड़ी, सिंपल अच्छे प्रिंट वाली, और ज़्यादा डार्क कलर्स भी ना हो, क्योंकि आप लोगों के पास तो ऑप्शन ब्राइट कलर्स के रहते हैं, ब्राइट ना हो, हल्के कलर हो, आँख में चुभे नहीं कलर, ऐसा नहीं लाल कलर का ही साड़ी पहन लिया या पीले कलर का पहन लिया, तो वो हल्दी का फंक्शन तो है नहीं। तो साड़ी का कलर इस तरह का होना चाहिए जो सोबर लगे, सिंपल लगे। कई मैंने लोगों को देखा है, मतलब गर्ल्स को पहने हुए, तो वो जैसे वाइट बेस के ऊपर
नेवी ब्लू कुछ प्रिंट होता है उस तरह का, जो सिल्क इसमें कॉटन में साड़ियाँ आती है ना, वो बहुत अच्छी लगती हैं इंटरव्यू के। मेरे को लगता है वो बनी शायद इंटरव्यू के लिए हैं, तो आप उनको यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो साड़ी अगर पहनते हो तो बहुत सिंपल साड़ी, और अगर आप सूट भी पहनते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सलवार सूट भी पहन के जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मल में उन अटायर से बचना है, क्योंकि हम कॉर्पोरेट का इंटरव्यू तो देने नहीं जा रहे हैं, तो ट्राउज़र शर्ट और कोट वो वैसा वाला कॉर्पोरेट में चलता है। हमारे यहाँ पर आप किसी भी लेडी ऑफिसर को नहीं देखोगे जो इस तरह का ड्रेस पहनती है, चलन में ही नहीं है इस तरह का, और वो खुद भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं उसके अंदर, हमेशा पहन भी नहीं सकते, वो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा दिखता है। तो सूट भी आप पहनोगे ना, तो सूट भी कैसा सिंपल, जो सा खादी का, कॉटन का, इस तरह का जो सिंपल सूट होता है, इसमें कोई किनारी नहीं, कोई चमक नहीं, कोई बॉर्डर नहीं, कोई गोटा नहीं, इस तरह की चीज़ें ना हो, सिंपल हो, वो भी अच्छा लगता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इसमें आपका नंबर कोई कम ज़्यादा नहीं होगा कि साड़ी और सूट में आपने कुछ चूज़ करा और नंबर का फ़र्क पड़ गया। बट सूट विद चुन्नी, विदाउट चुन्नी नहीं, जो अभी आजकल तो चलन में है विदाउट चुन्नी, यहाँ भी बैठे हैं अभी, तो इस तरह का नहीं चलेगा। चुन्नी जरूर होनी चाहिए जो आपने साइड में एक तरफ से डाली हुई हो, और बाकायदा उसको पूरा तरीके से आयरन करके प्रेस कर कर और फिर उसको आपने पहना हो, तो वो बहुत सोबर लगता है। दैट इज़ वेरी फाइन, वो ठीक है। और आप जब नीचे की बात करेंगे शूज़ में क्या पहनना है, तो वो आप, कई लोग स्पोर्ट शूज़ भी पहन लेते हैं, मैंने देखा है ऐसे लोगों को। क्या इंप्रेशन पड़ता होगा मुझे नहीं पता। कई ऑफिसर्स को मैंने देखा है जो साड़ी पहनते हो नीचे स्पोर्ट शूज़ पहनती हैं, या सूट पहनती हो स्पोर्ट शूज़ पहनती हैं कई ऑफिसर्स। बट मुझे लगता है इंटरव्यू में अवॉइड कर लेना चाहिए। इंटरव्यू में आप नॉर्मल लेदर के सैंडल होते हैं, जिस तरह का लेदर वाले सैंडल जो आते हैं ना, उस तरह का, हील वील पहन के नहीं जाना। आपका हाइट कम है ज़्यादा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि हाइट कम वाले ऑफिसर भी हमने बहुत देखे, तो इससे कोई मतलब नहीं कि हाइट ज़्यादा ही होना चाहिए, कोई क्राइटेरिया भी नहीं है हाइट का। तो आप सिंपल विदाउट हील वाला प्लेन सैंडल जिसको बोलते हैं ना, उस तरह का सैंडल पहन के जाओगे, दिखेगा चांस कम है, सूट में दिख सकता है, पर वो सोबर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, जो पार्टी वेयर नहीं लगे बस, है ना, उसका ध्यान रखना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद में क्या होता है, हम रहते हैं इंडिया में, और इंडिया में अब आप इसको अंधविश्वास बोल लो या हमारे कल्चर का पार्ट बोल लो, जनरली लोग अंगूठी पहनते ही हैं कुछ ना कुछ तरह का। आपकी शादी हुई है और आपने उसकी अंगूठी पहन रखी है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आपको जस्टिफाई भी नहीं करना पड़ेगा, वो तो अब कोई नहीं बचा सकता आपको उससे, वो अब पहनी ली गई है तो कुछ नहीं हो सकता। पर हाँ, अगर कोई और आपने रत्न पहन रखा है, कोई आपने जो कोई मन बोलते हैं ना, कई पत्थर आते हैं, वो कुछ पहन रखा है, तो फिर उसको जस्टिफाई करना पड़ सकता है। तो अगर आप खोल कर जाना चाहते हो तो खोल सकते हो, अगर आपके घर वाले आपको अलाउ कर दें, और अगर वो पहनाया ही इसलिए गया था कि ये दिन आ जाए कि इंटरव्यू में पहुंच जाए, तो फिर उसको नहीं खोलना, कहीं मेरे ऊपर ना आ जाए कि उसने ही खुलवाया था और पहना ही इसके लिए था और अब देखो क्या हो गया। तो आप फिर उसको कैरी कर लेना, पर जस्टिफाई करना पड़ेगा। अगर आपने अंगूठी पहनी है कुछ ऐसी तो आपको बताना पड़ेगा, और आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं उसमें भरोसा करता हूँ या मैं विश्वास करता हूँ, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आप ये नहीं कहोगे, क्योंकि वो अंधविश्वास लगेगा, क्योंकि उनका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, और जो लॉजिक नहीं तो फिर आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। और अगर फिर भी पहन रहे हो और पूछ भी लें मान लो, तो आपको ये कह देना कि सब मैं नहीं मानता इन सब में, पर अब मेरी मदर हैं। माँ जो है ना, भारत में एक ऐसा एलिमेंट है जिनका यूज़ कर कर आप इमोशन क्रिएट कर सकते हो, सामने वाला भी रोना शुरू हो सकता है। नरेंद्र मोदी जी भी करते ही थे, देखा ही आपने कितनी बार, मदर के साथ में फ़ोटो होना, माँ का नाम लेना, ये सब करना। तो वो इमोशनल बैलेंस, इंटेलिजेंस है आपका कि आप उसको काम में ले सकते हो। तो आप ये बोल सकते हो कि मदर मानती हैं इसके अंदर, और उन्होंने कहा कि अब तूने तेरा पढ़ाई वढ़ाई कर ली, अब हमारा भी मानना है कि तेरे को ये अंगूठी पहननी चाहिए, इसलिए हम तेरे लेकर आए, अब ये पहन ले, अब इसमें ना वाह मत करना। और मैं माँ का दिल नहीं दुखा सकता था तो मैंने ये पहन लिया, सिंपल सी बात है। पर वो फिर आपको काउंटर कर सकते हैं, वो आपको कहेंगे कि फिर माँ तो कल को कहेगी करप्शन करो, तो फिर आप माँ का न दिल दुखाते हुए करप्शन भी कर लोगे, पैसे भी खा लोगे, भ्रष्टाचार भी करोगे। तो फिर आपको उसका भी आपके पास जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि मैं अंगूठी पहन रहा हूँ माँ का दिल रखने के लिए, उससे समाज का नुकसान नहीं है या लोगों का नुकसान नहीं है, जनता का, सिटीजन्स का, देश के नागरिकों का नुकसान नहीं है, पर मैं करप्शन करता हूँ उससे देश का नुकसान है। तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे कि समाज का, देश का, लोगों का नुकसान हो। तो माँ अगर वो बात कहे भी की, अगर बाई चांस, वैसे तो मुझे पूरा विश्वास है 101% की माँ ऐसी बात नहीं करेगी, पर फिर भी यदि कोई बात 0.1% भी अगर ऐसा प्रश्न उठता है तो मैं ऐसी बात को नहीं मानूंगा। ये मैं लॉजिकली या लेजिटिमेटली चाहता हूँ, जानता हूँ। तो बहुत सिंपल बात है। आपको बात, मैंने बोला ना, बात बनानी आनी पड़ेगी, तो आपको अपनी बात को बनाकर उसको कैसे कैरी कर कर आगे ले जाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
क्लियर है बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चश्मा, जैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 3 लोगों ने चश्मा पहना है और लगभग एक ही तरह का चश्मा इस तरह का आप लोगों ने पहना है, आपका तो नहीं है चश्मा, तो बच गए, एक एरिया से तो बच गए। अब चश्मा जो है ना, जो ये भी एक एस्थेटिक सेंस का पार्ट है। आजकल बड़ा कलरफुल और बड़े डिज़ाइनर और उस तरह के चश्मे आने लगे हैं, जैसे खासकर गर्ल्स के अंदर तो कैट आई और पता नहीं कौन कौन सा टाइगर आई और पता नहीं कौन कौन से चश्मे आने लगे हैं। तो मुझे लग रहा है कि मैं जिनका देख पा रहा हूँ सबका ठीक ही है चश्मा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मली चश्मा है, तो यही कैरी करोगे तो चलेगा और आपके चेहरे पे सूट भी कर रहा है मेरे को लग रहा है। इसके अलावा कुछ बदलोगे तो हो सकता है रिस्क हो जाए, तो अगर ये है तो ये ठीक है, वरना जैसे मैंने पहना ये रिमलेस फ्रेमलेस चश्मा है, ये भी यदि आप काम में लेते हो तो ठीक है, पर वो सबका फेस है। जैसे मैं अब हमेशा से ये पहन रहा हूँ तो मेरे पर सूट कर रहा है, आप ये पहन रहे हो तो आप पे मेरे को लग रहा है जम रहा है, जच रहा है, इसको भी कैरी कर सकते हो, सबका सिंपल है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कुछ अजीब होता तो शायद मैं अभी आपको बता ही देता, तो ठीक है, चश्मा तो अभी कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। रिस्ट वॉच जो है वो सिंपल पहनना है, घड़ी बिना पहने नहीं जाना है, समझदारी थी। और ये इस तरह का मत पहन लेना कुछ, ये स्मार्ट वॉच टाइप या कुछ सगाई में आ गया हो आपकी और जिसमें चेन हो, ऐसा वाला नहीं, सिंपल ब्लैक बेल्ट या ब्राउन बेल्ट, ब्लैक ही ज़्यादा बेस्ट है, और उसका सिंपल वॉच जिसमें डायल होता है ना, वो वाला वॉच, वही पहन के जाना है और पहन के जाना है, लड़कियों को भी लड़कों को भी। लड़के लेफ्ट हैंड में पहने, लड़कियां राइट हैंड में पहन लें। लड़कियों का जनरल ट्रेंड है, उनको राइट हैंड में पहनना होता है, लड़कियों का राइट और लड़कों का लेफ्ट हैंड, ये ध्यान रखना है। और सिंपल वॉच पहननी है, तो वो एक बेसिक सा एलिमेंट है जो आपके साथ में होना चाहिए। पेन, अब लड़कियां पेन नहीं लगा सकती हैं क्योंकि उनके पास में तो क्या है, सूट है और साड़ी है। अब साड़ी पर पेन मत लगा जाना यहाँ पर, वो बहुत अजीब लगेगा, सूट पर भी नहीं लगाना है, तो लड़कियों को पेन नहीं लगाना। पर लड़के मैं जैसे देख पा रहा हूँ यहाँ पेन लगा हुआ नहीं है किसी के। एक तो आपकी पॉकेट वाली शर्ट होनी चाहिए और यहाँ आपको पेन लगाना है, दिखना चाहिए, पेन कोई सा भी हो चलेगा। जैसे मैं जब गया था ना, मैं अपना एक एग्जाम्पल बताता हूँ, मनमोहन सिंह जी का दौर था वो, और मैं क्या करा, मनमोहन सिंह जी की एक खास बात थी, मुझे पता चल गई थी कहीं से, कि वो क्या करते थे, रेनॉल्ड्स का पेन काम में लेते थे, वो जो ब्लू ढक्कन वाला वाइट बेस वाला रेनॉल्ड्स का पेन आता है ना, तो मनमोहन सिंह जी रेनॉल्ड्स का पेन काम में लेते थे। और मनमोहन सिंह इतनी लिबरल पर्सनैलिटी है कि यदि हम उनको फॉलो करते हो कोई बुरा नहीं मानेगा, मतलब पॉलिटिकली न्यूट्रल आदमी है, उनको बीजेपी भी पसंद करेगी, कांग्रेस भी पसंद करेगी, कुछ ऐसे कम लोग ही होते। तो मैंने वही पेन इंटेंशनली लिया और वही लगा के रखा, कि मुझसे पूछ भी लेंगे ना कि आपने ये पेन कौन सा लगा रखा है, क्या है और क्यों लगा रखा है, तो मेरे पास उसका जवाब है। मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ कि ये पेन मनमोहन सिंह जी काम में लेते थे, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ, तो मैं इसी तरह का पेन मैं भी रखता हूँ हमेशा। मैं हमेशा रेनॉल्ड्स का पेन ही काम में लेता हूँ, और कोइंसिडेंटली मैं आज भी मेरे ऑफिस में रेनॉल्ड्स का पेन ही रखता हूँ और वही काम में लेता हूँ, तो वो ही लगा के गया था मैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है और वो बड़ा सेफ काम करेगा, तो वो लगा सकते हो आप। बट पेन होना चाहिए, खासकर लड़कों के लिए पेन जरूरी है, लड़कियां अवॉइड करेंगी। आपको अजीब जगह पर पेन नहीं लगा लेना है कि चुन्नी पर पेन लगा लिया, वो सब काम नहीं करना है, उससे बचना है। अब ये एक एस्पेक्ट हो गया ड्रेसिंग का। एक एस्पेक्ट होता है इंटरव्यू रूम का। जो फर्स्ट टाइमर होता है ना, उसके लिए ये ऐसा है जैसे कि फांसी की सजा के टाइम फंदे तक ले जाने की जगह होती है ना, पहली बार जा रहे हैं। अगर किसी को फांसी होती है, एक बार ही होती है जीवन में, उसके बाद तो जीवन बचेगा ही नहीं, और इंटरव्यू रूम में जो पहली बार जा रहा है उसके लिए बिल्कुल वैसा ही है वो। तो ये इंटरव्यू रूम का अंदर का माहौल कैसा होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब मैं देने गया था तब तक तो बाहर जो गेट था ना, मेन गेट जो था, उसके बाहर लाइट भी लगी रहती थी, एक जैसे ऑपरेशन थिएटर में होती है ना लाइट, उस तरह की लाइट लगी रहती थी। अंदर चल रहा है तो रेड लाइट चालू रहेगी बाहर, और जो वेट कर रहा है उसको ऐसा लग रहा होगा अंदर इसके चीरफाड़ ही हो रही होगी पूरी तरह से, और मानसिक चीरफाड़ तो है ही कुल मिलाकर। तो पहले तो लाइट थी, आज का पता नहीं कि अब ये राइट आरपीएससी लगा रही है या हटा दिया है। पर इंटरव्यू रूम में क्या करना है, इंटरव्यू रूम का माहौल बहुत सिंपल है, कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं होगा। आरपीएससी के मेंबर्स और चेयरमैन का जो खुद का चैम्बर होता है, उन्हीं को ही कन्वर्ट कर कर इंटरव्यू रूम बनाया जाता है, कोई अलग से रूम नहीं होगा। एक साथ 3 इंटरव्यूज बोर्ड काम कर रहे होते हैं, तब 3 अलग अलग रूम तो बना के नहीं रखते हैं वो केवल इस पर्पस के लिए, तो वो आरपीएससी के मेंबर के रूम को इंटरव्यू रूम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बहुत सिंपली आप जब गेट खोलकर अंदर एंटर करते हो तो आपको एक तरफ लोग दिखेंगे, एक बड़ी सी टेबल होगी, उसके दूसरी तरफ 4 लोग बैठे होंगे, 4 लोग होंगे बैठे हुए उस तरफ में, जिसमें एक चेयरमैन होंगे, 3 लोग
दूसरे होंगे जो बाहर से बुलाए गए लोग भी हो सकते हैं, और हो सकता है आरपीएससी के ही कोई मेंबर हों। तो जो इंटरव्यू रूम होगा, अगर मान लेते हैं हम, वहाँ पर बहुत सारे रूम हैं, आरपीएससी में 7 मेंबर होते हैं और 1 चेयरमैन है, तो 8 रूम में पॉसिबिलिटी है कि 8 में से कोई भी रूम आपको मिले, डिपेंड करता है आरपीएससी क्या तय करती है। जनरली रूम का जो एटमॉस्फेयर है वो इस तरह का है। यदि ये रूम है मान लेते हैं, जैसे मैं जब गया तो एक रूम का मैं आपको बता देता हूँ, ये रूम है मान लेते हैं, इस रूम में आप यहाँ से एंटर कर रहे हो और यहाँ पर ही आप देखना जैसे आप एंटर करोगे, जैसे मैं जिस रूम में गया था एग्जैक्टली उसी का ही बना देता हूँ। चलो, मैं जिस रूम में गया था वो इस तरह का माहौल था, यहाँ पर गेट है, इस जगह पर गेट था, अब मुझे यहाँ से एंटर करना है, ये एंट्री है, यहाँ पर लोग बैठे हैं, यहाँ पर एक टेबल है, इधर 4 लोग बैठे होंगे, ये 4 लोग, और इधर एक टेबल लगी होगी और आपकी चेयर होगी, आपको इधर ही जाकर बैठना है इस पोजीशन पर। तो आप यहाँ से एंटर कर रहे हो, यहाँ जाना है, एंट्री पर आपको इन 4 लोगों से आपका आमना सामना होगा और फिर आप यहाँ जाकर बैठोगे इस टेबल पे, और वो उधर, आप इस तरह से सेटल हो जाओगे। आपकी टेबल के ऊपर जहाँ आप बैठोगे जाकर एक पानी का ग्लास होगा, एक स्लिप पैड रखा होगा, एक पेंसिल रखी होगी, वो आपको कुछ भी ऐसा टास्क दे सकते हैं जिससे पेपर या स्लिप पैड पे आपको लिखना पड़े। तो ब्लैंक A4 साइज़ के पेपर भी होते हैं, पेंसिल भी होती है। मैं 2 बार गया हूँ, मेरे को दोनों बार काम नहीं आया, वो खाली गया। हो सकता है वो मैथ्स बैकग्राउंड के लोगों को या फिजिक्स बैकग्राउंड के लोगों के काम आता हो, उनसे कुछ बनवा लेते हो या सॉल्व करवा लेते हो। पर अगर वो मेरे से कह रहे थे कि 999 का स्क्वायर सॉल्व करके बताओ, तो मैं बिना पेंसिल उठाए मना कर देता कि मेरे को नहीं आता, क्योंकि मैं मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो मेरे पास लेजिटिमेट था। बट अगर आप मैथ से हो और अगर आपसे कुछ ऐसा पूछ लिया कि 999 का क्यूब निकालो, तुरंत बताओ क्या है, आपके पास पेन पेंसिल है, सॉल्व करो, तो वो फिर आना चाहिए। तो हो सकता है उनके काम आता हूँ, मेरे एक बार भी काम नहीं आया, कभी भी काम नहीं आया। अब क्या करना है, यहाँ पर 2-3 एलिमेंट होंगे जो जनरली आपको डर लगेगा। मैं बोल रहा हूँ ना, इंटरव्यू रूम ऐसा ही है कि जैसे आपको फांसी लगाने के लिए ले जाया जा रहा है, यही वाला भाव मन में रहता है। तो एंट्री कैसे करनी है ध्यान रखना है। हालांकि अभी हम मॉक करेंगे, उसमें आपको फिर बताएंगे ही, दोबारा एक बार जब मॉक करेंगे, पहले हो चुके हैं मॉक एक बार, फिर दोबारा करेंगे तो उसमें आपको फिर बताएंगे। बट मैं फिर कुछ कमियां या कुछ एडिशंस आपको बता रहा हूं जो हो जाते हैं और उनका ध्यान रखना है। जैसे आप एंटर करते हो तो आपको क्या करना है, मे आई कम इन बोलकर एंटर करना होता है। पर क्या होता है ना, इसके भी चांसेस हमेशा नहीं होते। आप गेट खोलते हो और गेट खोलते आप बोलो, उससे पहले ही वो बोल देंगे आइए। आप क्या करें, फिर पूछें वापस मे आई कम इन? ऑब्वियसली नहीं पूछना है। आपने गेट खोला और उन्होंने बोला आ जाओ, आओ बैठिए, तो अब नहीं पूछना है वापस मे आई कम इन। कितना बेकार लगेगा, जिस बात के लिए उन्होंने कह ही दिया है फिर वो सवाल वापस कर रहे हैं, तो कहेंगे बोल तो दिया आ जाओ भाई, शुरुआत ही गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपने गेट खोला और आपसे कुछ नहीं बोला है तो आप मे आई कम इन बोलोगे, मे आई कम इन सर। अब यहाँ पर एक डर भी है, सर बोलें कि मैम बोलें। तो एक तो वहाँ पर है ना, कोई फेमिनिज्म का झंडा बुलंद नहीं करना है कि नहीं मैडम ही बोलना पड़ेगा, या मैं तो मैडम ही बोलूँगी चाहे सर बैठे हों, या सर हों या मैडम हो। गेट खोलकर पहले तय करना है, नहीं करना। नॉर्मली सर जो है ना वो जेंडर न्यूट्रल शब्द है गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए या बड़े पदों पर जो बैठे होते हैं उनके लिए। जैसे आप कोई मूवी वगैरह भी देखोगे ना, इंदिरा गांधी का कोई बैकग्राउंड का कोई मूवी देखोगे तो उसमें वो मैडम सर ऐसा बोलते थे उनको, तो इसका मतलब सर तो बोल ही रहे ना। अभी कोई एक, मैं इंदिरा गांधी की कोई मूवी आने वाली है, उसका वीडियो भी देख रहा था, उसमें भी ऐसा ही था। तो उसमें उन्होंने उनसे पूछा कि आपको वो मिलने बुला रहे हैं मैडम को, बोले नहीं मेरे को मेरे ऑफिस में सब लोग सर कहकर बुलाते हैं। तो वो जेंडर न्यूट्रल है। अगर आपने मे आई कम इन सर भी बोल दिया तो घबराना नहीं है, अगर मैडम भी बीच में बैठी हो तो फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो व्यक्ति बीच में बैठा है ये आपके बोर्ड का चेयरमैन है, इन्हीं को एड्रेस कर कर एंटर करना है नॉर्मली। तो मे आई कम इन सर या मे आई कम इन मैम जो भी आप बोलोगे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट जनरली आपके मुंह से यही निकलता है तो यही निकल जाए, कोई चिंता नहीं है। 50% चांस ऐसा रहेगा कि आपको वो डायरेक्ट ही बुला लें, आपको बोलने की ज़रूरत ही ना पड़े, तो फिर वहाँ पूछना नहीं है, सीधा जाकर बैठ जाना है। यदि डायरेक्ट बुला लें तो अब क्या करें, आपने सवाल तो हुआ ही नहीं। कई लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट बुलाते ही अंदर एंटर कर कर जाकर बैठ जाते हैं बिना कुछ बोले। 2 बातें हैं, आपने मे आई कम इन बोला, उन्होंने कहा येस कम इन, तो थैंक यू बोलना है। और अगर आपने गेट खोला और उन्होंने बोला कि हाँ आइए बैठिए, तो भी थैंक यू बोलना है। थैंक यू तो बोलना ही बोलना है। तो सेकंड जो इम्पॉर्टेंट बात है ना, आपको अंदर आने को कह दिया है, इसके लिए आपको थैंक यू बोलना ज़रूरी है।
थैंक यू बोलकर ही अंदर जाएंगे, बिना थैंक्स बोले, थैंक यू बोले अंदर नहीं जाएंगे। और थैंक यू बोलेंगे, थैंक्स भी नहीं बोलेंगे, वो इनफॉर्मल है ना, थैंक्स सर भी नहीं बोलेंगे, थैंक यू सर, और फिर अंदर जाएंगे, उसके बाद एंटर करेंगे। एक कदम बढ़ाते ही, जैसे ही आप एंटर करें गेट में, एक कदम आगे बढ़ाते ही उनको ग्रीट करेंगे। ग्रीट करने का मतलब अब आप उनको, अब आपका इंटरव्यू किस समय हो रहा है उस हिसाब से आप ग्रीट करेंगे। गुड मॉर्निंग अगर मॉर्निंग में हो रहा है तो, आफ्टरनून में तो आफ्टरनून। जनरली लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, 4 बजे बाद भी गुड आफ्टरनून बोल रहे होते हैं। ध्यान रखना है, आपको टाइम के अकॉर्डिंग ग्रीट करना है। अंदर एंटर होते ही ग्रीट देम। और किस तरह से ग्रीट करेंगे, एक बहुत आसान तरीका भी है। आप मॉर्निंग आफ्टरनून के झंझट से बचना चाहते हो तो आप नमस्कार भी कर सकते हो, नमस्ते सर। बट वो कई बार अगर आपकी रेगुलर हैबिट नहीं नमस्कार बोलने की या नमस्ते बोलने की तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं, या अगर इवनिंग में चला गया इंटरव्यू, मान लो 3-4 बजे वाले स्लॉट में आया और 5 बजे आपका नंबर आया तो इवनिंग हो गया, तो गुड इवनिंग भी बोलना है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये एंटर करते टाइम ही ध्यान रखना है कि क्या होने वाला है। वरना आप नमस्कार बोलकर भी आगे जा सकते हो, नमस्ते सर ये बोलकर भी आगे जा सकते हो, ये भी चलेगा। नमस्ते भारतीय परंपरा में बोला ही जाता है तो कोई बुरी बात नहीं है, पर कुछ लोगों को आदत नहीं होती तो नहीं बोलते हैं तो प्रॉब्लम है। अब क्या करेंगे, अंदर जाकर एकदम बैठ नहीं जाएंगे, कुर्सी के पास जाएंगे, कुर्सी के पास जाकर खड़े हो जाएंगे। जनरली वो आपको कह देंगे खुद ही कि बैठिए, ठीक है, तो बैठ जाएंगे। हो सकता है कि उनको ये लगेगा कि ऑब्वियस था कि आपको बैठ ही जाना चाहिए था, आप बैठे क्यों नहीं, तो आपको बोलेंगे अरे बैठिए क्या हुआ, तो बैठ जाना है। ऐसा नहीं कि फिर वो कि अरे सर मेरे को तो लगा आप बोलोगे, ये सब नहीं, वो आपको बोल देंगे बैठ जाओ। और अगर वो खुद कहते हैं कि नहीं बैठिए तो बैठ जाओ, अपने से मत बैठ जाना, जाकर एकदम कुर्सी के पास जाकर खड़े हो जाना है। आपको नहीं पता कि आपको बैठना है, हो सकता है आपसे वो ऐसा टास्क करवाने वाले हों जिसमें खड़े ही रहने की ज़रूरत हो, तो आप बैठ गए तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो आपको बैठना नहीं है, जनरली वो खुद बोल देंगे खड़े हो जाना है, ठीक है। फिर इसके बाद में सिटिंग पोस्चर की बात है तो कंफर्टेबली बैठना है। दूसरा एलिमेंट इसमें इंटरव्यू रूम का सिटिंग पोस्चर है। जनरली आपकी कुर्सी जो होती है बहुत सिंपल सीधी सादी होती है, आपको कमर सीधी रखकर बैठना है, पोस्चर सीधा होना चाहिए। हाथ टेबल के ऊपर नहीं रखने हैं बिल्कुल भी, ना हाथ साइड में रखने हैं, ना कोई हत्ता हो तो उस पर रखने हैं। हाथ आपको अपने लैप पर रखने हैं, सीधे बिल्कुल इस तरह से। हाथ का मूवमेंट लैप पर रहता है तो बहुत ऊपर हो नहीं पाता, अपने आप यहाँ से उठाकर हाथ इतना ऊपर नहीं लाओगे, तो लैप पर रखने की प्रैक्टिस करनी है नॉर्मली बैठते हैं तो, है ना। और किसी पोस्चर में नहीं, क्रॉस लेग करके नहीं बैठना, फैल कर नहीं बैठना, पैर टेबल से बाहर निकाल कर नहीं बैठना, घर नहीं है वो हमारा। तो बिल्कुल चेयर को आगे कर कर आप बैठ गए, बैठकर कंफर्टेबल पोजीशन में आकर सीधा हो गए और उसके बाद आपने हाथ अपने लैप पर रखा। अब बातचीत में हाथ ऊपर आ रहा है तो आएगा, थोड़ा बहुत चलेगा, बट लैप पर ही हाथ रहना चाहिए, हाथ ज़्यादा नहीं हिलाना। ये तो मैंने आपको बोला। चेयरमैन यदि आपका जो है इंटरव्यूअर बोर्ड का, जैसे मैंने आपको भी जस्ट पहले बताया था, ये इंटरव्यू बोर्ड के जो चेयरमैन हैं यही आपके माई बाप हैं, नंबर यही देंगे। अगर किसी भी वजह से ये इंटरव्यू के बीच में खड़े हो रहे हैं, चलते इंटरव्यू में सवाल कोई और पूछ रहा है, मान लो ये खड़े हो रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप खड़े होगे। फिर ये बहुत नॉर्मल सी बात है, यदि आप किसी बड़े आदमी से बात कर रहे हो, उसके सामने बैठे हो और वो यदि खड़ा हो गया, तो हमारा जो वैल्यूज़ हैं ये कहते हैं, संस्कार होने चाहिए कि कोई बड़ा आदमी हमारे सामने बैठा था, वो खड़ा हुआ तो हम भी खड़े हो। ऐसा नहीं कि वो खड़ा हो गया और हम बैठे रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए, नॉर्मली भी नहीं होना चाहिए। तो अगर इंटरव्यू बोर्ड का चेयरमैन खड़ा होता है तो आप भी खड़े होंगे। जैसे ही खड़े होंगे ये पक्की बात है कि आपको कह देंगे कि नहीं बैठो बैठो आप तो बैठो, तो फिर बैठ जाना है। ये कुछ बारीक बातें हैं जो ध्यान रखनी है। मेरे पहले इंटरव्यू में ऐसा हुआ था कि वो चेयरमैन उठकर चले गए थे साइड में। अब मुझे अभी याद नहीं कि एग्जैक्टली मैं खड़ा हुआ था कि नहीं हुआ था, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ध्यान रखना है इस बात का। छोटी छोटी बातें बट ध्यान देनी है। जब वापस निकलें, तीसरा एलिमेंट है एग्जिट का। जब वापस निकलेंगे कमरे से बाहर तो भी ध्यान रखेंगे। एग्जिट करने के लिए पहले क्या होगा ना, वो आपसे क्या कर सकते हैं, एंड में आखिरी सवाल वो आपको ये बोल सकते हैं कि आप कुछ पूछना चाहते हो क्या। ये बड़ा ऑब्वियस है। तो आप में से किसी ने कुछ तैयार किया है क्या, कुछ पूछना चाहते हो? अगर आपको बोलेंगे यदि आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो हमसे। यदि आपको वो ये बोल देते हैं, एग्जिट में पहला ऑप्शन जो है ना, वो आपको कह सकते हैं कि यदि आप कुछ पूछना चाहते हो। अब देखो क्या है ना, इधर सेफ रास्ते हैं। अगर आपको ये कह दें यदि आप कुछ पूछना चाहते हो और आपके पास कोई सवाल है बढ़िया, तो बढ़िया ही होना चाहिए, तो ही पूछना। बहुत सेफ रास्ता है, सबसे सेफ रास्ता है ना।
नो बोल देना कि सर नहीं सर मुझे ऐसा कोई प्रश्न मन में नहीं, बच गए आप, कोई नुकसान नहीं हो रहा आपका, आप जहाँ थे वहीं खड़े हो। आपने कहा पूछना है और आपने बकवास सवाल पूछ लिया तो पक्का गए काम से, वो पूरे 30 मिनट 25 मिनट की मेहनत पानी में फैल सकती है पूरी, तो उससे बचना है। तो आपको क्या करना है, सेफ रास्ता तो है कि ना बोल दो, बहुत बढ़िया, क्या सोचा है, ना ही सोचा है, किसी के मन में है सवाल कोई, सब ने सेफ रास्ता चुन रखा है, ठीक है। और अगर पूछना है, यदि आप यस कहते हो तो आपका सवाल ऐसा होना चाहिए जिसमें थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर हो। सेंस ऑफ ह्यूमर में क्या होता है, हंसी जो है ना आपकी बात पर आनी चाहिए, आप पर नहीं आनी चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर वो होता है। तो आप ऐसा सवाल करो कि बात जो पूछी उसको सुनकर खुश हो जाए, हंसी आ जाए उनको, ऐसा नहीं आप पे आ जाए हंसी, क्या बकवास का सवाल पूछा, कैसा आदमी है। कभी होता है ना ऐसा, हम किसी आदमी पर हंस रहे होते हैं तो आदमी का सवाल बकवास होता है, इस वजह से हंस रहे होते हैं। अगर सवाल अच्छा होता है ना, सवाल पर हंस रहे होते हैं। जैसे एक सवाल ये है कि सर सुबह से आप इंटरव्यू ले रहे हो, शाम तक सवाल पूछते पूछते हम तो एक बार आकर चले जाएंगे, आप बैठे रहोगे और आपके मन में सवाल कैसे पैदा होते होंगे और आप थक ही जाते होगे शाम तक। तो आखिरी आदमी तक आते आते आपका क्या अनुभव रहता है। तो ये सवाल ठीक है, वो भी सोचेंगे इसने ही मेरे दुख को पहचाना, यही आया एक आदमी जो मेरा दर्द समझ पाया कि मैं सुबह से ऐसा पागल हो गया हूँ खोपड़ियों को देख देख कर इतनी सारी, और इसने बढ़िया सवाल, फिर वो बताएगा कि अरे यार इसमें तो बेटा आदत पड़ गई है इसकी तो, और आपने सवाल तो सही पूछा है बिल्कुल। तो आप उसका दर्द समझ गए, आपने पूछा भी, उसको मज़ा भी आ जाएगा। कोई बेकार सवाल नहीं पूछना कि सर मैं कैसा लग रहा हूँ आपको, क्या मेरा हो जाएगा, क्या ऐसा लगता है आपको, अब ऐसे सवाल नहीं पूछना, इससे बचना है। तो आपका सेफ रास्ता तो ये है कि मत ही पूछो, वो सबसे सेफ है। ना बोलकर आप निकल गए, कोई नुकसान नहीं हो रहा। जब उठेंगे तब थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि एंड हो गए, उन्होंने आपको ट्रीट करा अच्छे से, थैंक यू बोलेंगे। कभी जब बाहर निकलेंगे ना तो पीठ दिखाकर ही जाएंगे। ये मंदिर नहीं है कि भगवान को पीठ नहीं दिखाते। मंदिर में हम जनरली जाते तो क्या करते हैं, भगवान के सामने से ऐसे ही वापस आ रहे हैं, भले ही पीछे टकराएं, वहाँ कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई नंबर नहीं है। तो मंदिर में ऐसे ही करते हैं ना हम जनरली, पीछे आते हैं तो बस भगवान की तरफ देखते हैं, भगवान को पीठ नहीं दिखा सकते, ऐसे ही आते हैं वापस। इंटरव्यू में ही नहीं करना है, बहुत अजीब लगेगा, गिर गए ना तो गए काम से। कारपेट होता है वहाँ पर, उल्टे भी गिर सकते हैं तो बहुत बुरा हो जाएगा। और फिर आप मतलब आप बाहर आके, मेरी गारंटी अगर ऐसा हो गया तो रोओगे फिर कि ये क्या हुआ। तो उल्टा उल्टा ये चिंता नहीं करनी है, पीठ दिखाकर ही वापस आना है गेट तक। इसमें कोई आपका है ना शौर्य नहीं चेक किया जा रहा, वीरता नहीं देखी जा रही कि पीठ दिखाकर आ गए, पीठ सीधा सीधा गेट तक आना है। गेट तक आकर जनरली लोग कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, पर गेट पर आकर गेट खोलने से पहले मुड़कर देखना है वापस, और उनको थैंक यू बोलकर या गुड डे सर, गुड डे मैम, थैंक यू मैम, ये बोलकर फिर निकलना है। ऐसा करने से उनका ध्यान अचानक आपकी तरफ आएगा और एकदम उनको अच्छा लगेगा। मैंने अपने दूसरे इंटरव्यू में ऐसा किया था और एक मैम बैठी थी, वो बड़ा स्माइल करा उन्होंने, अरे गुड डे टू यू टू। मुझे लगा बहुत बढ़िया, सबका ध्यान आया मेरी तरफ। एक मैम ने मेरे को रिस्पॉन्स भी करा। हो सकता है 2-5 नंबर उसी बात के मिल गए हों कि कितना सोबर आदमी है, कि ज़्यादा टाइम भी याद रख रहा है और बोल रहा है। तो ये एक बात ध्यान रखनी है जो आपको रिटर्न में वापस निकलते टाइम भी ध्यान रखना है। अब कुछ मैंने आपको बोला था कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको फॉलो करना है, तो एक मैं लिस्ट बना रहा हूँ, उन पे हम काम करेंगे, और वो आपके एक तरह से आपके डेफ का पार्ट है। हालांकि मैंने आपको बोला कि डेफ पे बहुत क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ये पक्की बात है, बट फिर भी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, आपका नाम अंदर नहीं जाएगा, तो आपको नेम की चिंता नहीं करनी है, नेम अंदर नहीं जाने वाला, इस पर कुछ भी प्रिपेयर नहीं करना। यूपीएससी होता ना तो मैं आपको कहता कि आपको अपने नाम के बारे में सब कुछ तैयार करना है, यहाँ कुछ भी नहीं करना, बच गए, एक एरिया खत्म। दूसरा, पेरेंट्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं आने वाला, उनका नाम, उनका ऑक्यूपेशन, उनका बैकग्राउंड कुछ भी नहीं पूछने वाले, पूछना अलाउड ही नहीं है, वो मेलाफाइड इंटेंशन समझी जाएगी, आरपीएससी में अलाउड नहीं है तो नहीं पूछेंगे। तीसरा, आपका डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछेंगे, वो आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हो डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, ये नॉट डायरेक्ट। आपसे ये पूछ लें कि आप बेटा राजस्थान में कहाँ पे रहते हो बताओ, डिस्ट्रिक्ट बोल दें, आपका होम टाउन बोल दें, या फिर आपका विलेज बोल दें, ये सीधा सीधा नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि इससे पता चलता है कि फिर आप या तो जान पहचान निकाल कर आया है कोई व्यक्ति, या मेलाफाइड इंटेंशन दिखती है, तो वो नहीं पूछेंगे। ये वो खुद भी बचते हैं, ना होम टाउन ना विलेज, कुछ नहीं पूछेंगे। पर ये कहना डायरेक्टली बोल रहा हूँ मैं, नॉट डायरेक्ट, ये बात इनडायरेक्ट आ सकती है भाई,
इनडायरेक्ट कैसे आएगी? इनडायरेक्ट आपके स्कूल से ही निकल कर आएगी, और उनके पास आपका स्कूल का बैकग्राउंड तो जाएगा ही जाएगा, कॉलेज जाएगा। अब 70-80% लोगों का चांस रहता है कि उन्होंने स्कूल उसी शहर से किया हो जिस स्कूल में वो पैदा हुए। 70-80 हो सकता है दूसरी जगह भी गए हों, और 50-60% लोग देश में ऐसे होते हैं जो कॉलेज वहीं से करते हैं जहाँ से उन्होंने पढ़ाई करी है, जहाँ से वो पैदा हुए हैं, जहाँ पर उनका होम टाउन है। 50% लोगों का नहीं भी होता, तो ये उनके पास जाएगा तो चांस बनता है कि इनडायरेक्टली उनको पता चल जाए आपके स्कूल कॉलेज से कि आप कहाँ से हो, तो उसको फिर प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपको क्या प्रिपेयर करना है, आपको आपका स्कूल जहाँ से हुआ है, स्कूल रिलेटेड सारा एस्पेक्ट प्रिपेयर करना है, जिस भी शहर से आपका स्कूल हुआ है, ठीक है। आपका जिस भी शहर में कॉलेज हुआ है वो आपको तैयार करना है। हो सकता है कि वो शहर हो जहाँ पैदा नहीं हुए थे, हो सकता है वो भी हो जहाँ पैदा हुए थे, तो बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्कूल कॉलेज की डिटेल तो जाती है, परसेंटेज जाते हैं आपके, तो उससे पता चलेगा। तीसरा एलिमेंट आपका जॉब वाला, जहाँ आप जॉब कर रहे हो वो शहर। इन 3 सिटी, टाउन, डिस्ट्रिक्ट को आपको प्रिपेयर करना है, 100% प्रिपेयर करना है। ये एक एरिया है जिसको तैयार करना है। पर्सनल टर्म्स में डिस्ट्रिक्ट पे तो यही मैक्सिमम आ सकता है, ठीक है। ये तीनों अलग भी हो सकते हैं, तो आपको 3 प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ये तीनों एक भी हो सकते हैं तो एक ही प्रिपेयर करना है, 2 होंगे तो 2 प्रिपेयर करने हैं। अब ये जो भी है ना, उसका हिस्ट्री, उसका ज्योग्राफी, उसकी पॉलिटी, उसकी इकोनॉमी, उसमें करंट में कुछ हो गया हो, ये सब चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। जो भी टाउन है उसका एवरीथिंग प्रिपेयर करना पड़ेगा, सब कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में एक एलिमेंट आता है जो आपके डेफ का ही पार्ट है, जिसमें जनरली लिखा होता है, और अगर उन्होंने वो नहीं देखा तो वो पूछ भी सकते हैं, जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, और वो है आपका मैरिटल स्टेटस। अब मैरिटल स्टेटस के अंदर क्या है, यहाँ पर आप यस बोलोगे तो भी सवाल है, और नो बोलते हो तो भी सवाल है। यस बोलते हैं, सवाल का मतलब हुआ कि अभी शादी हो गई है, तो उसका अनुभव पूछ सकते हैं, कैसे हुई, अरेंज मैरिज हुई, लव मैरिज हुई, क्या हुई, वो पूछ सकते हैं। तो यस बोलते हो शादी के बारे में तो भी सवाल आएगा, और अगर नो बोलते हो तो अब तो फिर तो आप तो एलिजिबल कैंडिडेट हो गए। भाई आरएस आदमी कुंवारा है, उससे ज़्यादा एलिजिबल कौन हो सकता है, कोई हो सकता है क्या? तो उस पर तो सवाल बनेगा ही बनेगा कि अब आप शादी कैसे करोगे, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, और शादी में दहेज लोगे क्या, और इस तरह की शादी से रिलेटेड सवाल, या तय कर रखा है क्या, या कोई मन में है क्या, इस तरह का। तो यस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, इस पे तो बनते हैं एक्सपीरियंस के क्वेश्चन कि आपका शादी से अनुभव कैसा रहा, एक तो, और आपने मैरिज के साथ साथ में प्रिपेयर कैसे किया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। भाई शादीशुदा आदमी इतना टाइम कैसे मिल गया, उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, गृहस्थाश्रम में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो आपने प्रिपेयर कैसे किया, आपका अनुभव और आपका प्रिपरेशन, ये पूछेंगे। तो आप जो भी शादीशुदा हैं वो इस तरह से प्रिपेयर करेंगे, 2 सवाल कम से कम। और जिन्होंने नहीं की ये शादी, तो उनके लिए तो फिर ओपन सवाल है कि कैसे करोगे पहले तो। अब कैसे में क्या चूज करें, कुछ सोच रखा है आप लोगों ने, मन में है ऐसा? जो शादीशुदा नहीं है वो बता दें, कुछ सोच रखा है? लव मैरिज बोलोगे कि अरेंज मैरिज, मतलब हो वही बोलना, ऐसा नहीं कि सोचा नहीं हो और फिर बना दे कि नहीं सब लव मैरिज करूँगा। आपको लग रहा हो कि लव मैरिज बोलने से प्रोग्रेसिव लगूंगा, ऐसा नहीं है। अगर कुछ मन में है तो ही बताना है, और जो है वो सच बता देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अरेंज मैरिज बोलोगे तो भी चलेगा, आप लव मैरिज बोलोगे तो भी चलेगा। प्रोग्रेसिव और बैकवर्डनेस नहीं दिखती इसमें। अगर आपने किसी को नहीं तय कर रखा है जीवन में, हो सकता है कर रखा हो, मेरे को मत बताओ भले ही, अगर आपने कर रखा है तो आप ये बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बोलने के बाद में बट लव मैरिज बोलते ही एक सवाल खड़ा होगा कि घर वाले क्या मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, क्योंकि हम जिस समाज में आते हैं वहाँ पर कई सारे परिवारों में लव मैरिज एक्सेप्टेबल नहीं होगी, तो घर वालों का पॉइंट ऑफ व्यू जरूर पूछा जाएगा इसमें। जब अगर आपने लव मैरिज बोला तो आपको सबसे पहला नहीं हुई है तो कैसे करोगे, उसका काउंटर सवाल कि अगर आप लव मैरिज करते हो तो घर वाले आपके तय करें, मतलब राजी होंगे या नहीं होंगे, उस पर आपको जवाब देना पड़ेगा। तो उस पर एक लेजिटिमेट आंसर तैयार करना पड़ेगा। अगर पहले से ही घर वालों को बता रखा है तो फिर तो कोई चिंता नहीं। अगर वो उनको पता ही है कि बेटा बस इंटरव्यू का रिजल्ट आता है, अगली देव उठनी 11 के बाद ही हम
अबूझ मुहूर्त पे ही शादी कर देंगे, कोई चिंता नहीं है, तो फिर तो कोई फ़र्क ही नहीं है। फिर तो आप बिंदास होकर बताओगे कि हाँ लव मैरिज करनी है, मैंने पहले से तय कर रखा है, बिल्कुल जो है मेरे को पता है कौन है, और घर वाले भी बिल्कुल तैयार है। वो बोलेंगे घर वाले तैयार हैं, बिल्कुल तैयार है, तो फिर चिंता ही नहीं, हो गया सवाल खत्म, इसके आगे नहीं जाएंगे। और अरेंज मैरिज करा तो सवाल इसके बाद ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने किसी को ढूंढा ही नहीं है। तो जब ढूंढा ही नहीं तो फिर सवाल क्या करें आगे, आपसे पूछें ही क्या, तो फिर वो घर वालों पे ही जाएगा सारा। तो आप तो पढ़ाई पे ध्यान दे रहे थे, कोई चिंता की बात नहीं। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि लव मैरिज वाले ध्यान नहीं दे रहे थे, वो भी तो पहुँचे हैं यहाँ तक, तो ध्यान दे ही रहे होंगे, तो घबराना नहीं है। जो जवाब देना है बस साथ साथ में देना है। शादीशुदा लोग ये जवाब देंगे कि शादी का एक्सपीरियंस कैसा रहा। अच्छा, शादी कैसे हुई ये भी पूछा जा सकता है। भाई आपसे भी तो पूछ सकते हैं कि आपकी अरेंज मैरिज थी कि लव मैरिज थी, ऑब्वियसली पूछेंगे ना, तो उस पर आपको जवाब देना ही है। फिर जो भी हुई अनुभव कैसा रहा, वो लगभग सबका एक जैसा ही रहता है। शादी अरेंज हो चाहे लव, वो अनुभव सबका एक जैसा ही होता है, तो वो एक्सपीरियंस तो बता देना है अपना जो भी है। और प्रिपेयर कैसे करा साथ साथ में बड़ा सवाल है कि आप पति हो तो आपकी पत्नी ने आपको कैसे प्रिपेयर करने दिया, और पत्नी हो तो पति ने कैसे प्रिपेयर करने दिया, ये आपको जवाब देना पड़ेगा। होम स्टेट होम टाउन कुछ नहीं करना है, उसका कोई लेना देना नहीं है। आंसर देते टाइम दो चीज़ें ध्यान रखनी है, मैं आज उस एलिमेंट को कवर करूंगा, एक बड़ा पार्ट है वो। आपको आइडियल आंसर नहीं देना है, आंसर कभी आदर्शवादी नहीं, वो बनावटी लगता है ऐसा, क्योंकि हम नॉर्मल लाइफ में इतने आदर्शवादी होते हैं, हम प्लेटो थोड़ी हैं, तो हम आइडियल तो होते नहीं है, ये 100% है। तो आंसर कैसा होना चाहिए, प्रैग्मेटिक होना चाहिए। प्रैग्मेटिक का मतलब क्या हुआ, प्रैक्टिकल अप्रोच हो, प्रैक्टिकल लगे, ऐसा जवाब देना है। तो अभी आपको फॉर एग्जांपल यही शादी वाला ही हो बात, तो भाई शादी कैसे करोगे सब, तो अब आपने अरेंज मैरिज बोला, ठीक है, यहाँ तक ठीक था। अब बोला अरेंज क्यों, लव मैरिज क्यों नहीं, बोले नहीं नहीं सर मैं तो ये सब मैं नहीं मानता, मैं तो माँ बाप जो कहेंगे वही करूँगा, मैं तो पापा मम्मी की बात को 1% भी इग्नोर नहीं करता, भगवान है मेरे लिए, मेरे माँ बाप। अब ये ऐसे वहाँ फेल नहीं जाना इंटरव्यू देते टाइम, वो भी कहेंगे बेटा यहाँ माँ बाप को भगवान बना रहा है, हमको पता है कितने भगवान मानते हैं लोग और कैसे करते हैं, तो ये सब नहीं करना। मतलब आदर्शवाद का बहुत अति स्तर नहीं दिखना चाहिए, नहीं नहीं सर मैं तो मतलब जहाँ ही पढ़त औरत की वहीं हुए ख़त्म, ऐसा वाला भाव नहीं रखना कि नहीं मैं तो देखता ही नहीं, ब्रह्मचर्य का अति पालन करता हूँ, ऐसा नहीं करना है। वो बहुत अजीब लगेगा और बिल्कुल ही ख़राब लगेगा, वो लगेगा कि बन रहा है बेटा, ऐसा हम भी जानते नहीं है, तो वो नहीं लगना चाहिए ना, आइडियलिस्टिक नहीं लगना चाहिए, प्रैग्मेटिक लगना चाहिए। दूसरी बात, एब्स्ट्रैक्ट नहीं होना है। एब्स्ट्रैक्ट कैसे होगा ये अभी मैं बताता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए आंसर में, थोड़ा कॉन्क्रीट आंसर देना है, और इसका एग्जाम्पल से समझेंगे। कॉन्क्रीट होना चाहिए आंसर, एब्स्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। वो कैसे होता है वो भी मैं उदाहरण से समझाऊंगा, आगे आएगी भी हमारी बात में। अब आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट का तैयार कर रहे हो ना, उस डिस्ट्रिक्ट का मैंने आपको बोला हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, और एक एलिमेंट में छोड़ गया था अभी, वो मैं बता देता हूँ, वो है डेमोग्राफी। ये जो एक पार्ट है ना, इस सिटी की डेमोग्राफी जरूर पढ़ना भाई। डेमोग्राफी का मतलब क्या हो गया, वही जनगणना के आंकड़े सारे, क्या सेक्स रेशो है क्या नहीं है। उन डेमोग्राफी पे काउंटर क्वेश्चन बन सकता है। आप जिस टाउन से आते हो वहाँ का सेक्स रेशो खराब है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि आप क्या करोगे इम्प्रूव करने के लिए। आप जिस टाउन से आते हो, यदि उस टाउन के अंदर ऐसा मान लें 0 to 6 वाला सेक्स रेशो खराब है, जो चाइल्ड सेक्स रेशो होता है, तो आप क्यों हैं, उसके लिए क्या करोगे, कौन सी योजनाएं हैं सरकार की जिनको आप लागू करोगे, तो आपको बताना पड़ेगा। जनसंख्या की वृद्धि दर क्या है आपके टाउन की, अब वो ज़्यादा है तो आप उसको कम करने के लिए क्या अवेयरनेस कैसे बढ़ाओगे, तो आपको उसके लिए सोचना पड़ेगा कि आप अवेयरनेस बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाओगे, 1 कदम 2 कदम 3 कदम, ऐसे बताने पड़ेंगे आपको, सर ये सब करूँगा। तो डेमोग्राफी पे, और जैसे लिटरेसी एक एंगल है, डेमोग्राफी में 2-3 एंगल तो आप मान के ही चलना, चलो उसको अलग से ही देख लेते हैं एक बार। डेमोग्राफी पे आप एक चीज़ ध्यान रखना, डेमोग्राफी के ऊपर आपको सेक्स रेशो, ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। लिटरेसी, इस पे क्या है ना, सुधार की गुंजाइश है। ग्रोथ रेट पे बहुत ज़्यादा सुधार की गुंजाइश नहीं होती। ये दो ऐसे एलिमेंट होते हैं जिन पे सुधार की गुंजाइश होती है। खराब है तो क्या, कैसे ठीक करोगे, सेक्स रेशो कैसे ठीक करोगे। और भारत में लगभग मुझे लगता है 70-80% जगह ऐसी होगी जहाँ पर स्थितियाँ खराब हैं। खराब मतलब वुमेन के फेवर में नहीं है। हो सकता है 1000 पे 990 हो, तो 990 भी कमी है ना, 980 हो तो भी कमी है।
तो वो 980 970 भी ना आपके टाउन का, तो उसको बराबर कैसे लाओगे या ठीक कैसे करोगे, उस पर आपको बताना पड़ेगा। इसमें आप दो चीज़ों का रास्ता ले सकते हो, एक तो गवर्नमेंट की स्कीम उनको इम्प्लीमेंट कर ठीक करेंगे, और दूसरा गवर्नमेंट स्कीम के बाद में हम ठीक करने के लिए अवेयर कैसे करेंगे उस पर काम करेंगे। सेम बात लिटरेसी पे भी लागू होती है। यदि कम है आपके टाउन की तो उसको कैसे ठीक करेंगे, और कैसे ठीक करने के लिए फिर वही दो एलिमेंट की गवर्नमेंट की स्कीम कौन कौन सी हैं और अवेयर कैसे करेंगे एजुकेशन के लिए, इन्हीं दो चीज़ों से ठीक होगा। तो ये दो एलिमेंट तो आपको अपने जो भी टाउन से आप बिलोंग करते हो आपको ध्यान रखने हैं। और केवल टाउन भी नहीं, आप इसको दो पार्ट ले लो। पहला, एक तो आप राजस्थान का ही पूरा देखोगे, उसमें इन दो सवालों का जवाब देना पड़ेगा यदि खराब है तो। और दूसरा, आप जो टाउन सिटी जिससे भी आप बिलोंग कर रहे हो उसका जवाब दोगे। बात समझ गए आप मेरी, है ना। तो डेमोग्राफी के लगभग सारे आंकड़े तैयार करने, उनसे रिलेटेड गवर्नमेंट्स की स्कीम्स आपको ध्यान रखनी है, और राजस्थान का और अपने टाउन का दो जगह का तो करना ही करना है। उससे आप लेजिटिमेट लेवल पर पहुंच जाओगे। हालांकि पता तो आपको इंडिया का भी होना चाहिए, वो डेटा पूछा जा सकता है, पर ठीक करने के लिए आपको इंडिया का नहीं मौका दिया जाएगा, क्योंकि आप आरएस का एग्जाम दे रहे हो तो आपको राजस्थान का ही ठीक करने का ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाएगा। तो आपको उसको कैसे ठीक करना है उसको दिमाग लगाकर प्रिपेयर करना है, ठीक है, उसका जवाब देना। और दो एलिमेंट मैंने बता ही दिए, गवर्नमेंट की स्कीम और अवेयरनेस। अवेयरनेस की कुछ ट्रिक्स निकालनी है, इतना आपने अब पढ़ा भी है तो आप ऑब्वियसली उसको तैयार कर पाओगे। इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखना, डेमोग्राफी वाली बात में प्रॉब्लम होती है, सॉल्यूशन होता है, ये दो एलिमेंट्स को ध्यान रखना है। और प्रॉब्लम को सिचुएशन की तरह देखना है जीवन में, कभी भी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह नहीं रखना, क्योंकि प्रॉब्लम का इलाज नहीं होता, सिचुएशन को ठीक किया जा सकता है। तो आपका ये पॉजिटिव एटीट्यूड दिखना चाहिए कि आप चीज़ों को प्रॉब्लम की तरह नहीं देखते, आप सिचुएशन की तरह देखते हो, और यदि खराब है तो उसको ठीक करने के लिए क्या करोगे उस पर काम करते हो। ये आपके एटीट्यूड में दिखना चाहिए, और वो इन एलिमेंट्स में दिखेगा भी। राजस्थान में प्रॉब्लम्स क्या हैं अभी हम करेंगे डिस्कस, वो आगे के लेक्चर्स में उसको डिस्कस करेंगे। तो ये एक आपको ध्यान रखना है। और डेफ में 2-3 एलिमेंट और हैं, फिर मैं सम अप करूँगा। 2-3 एलिमेंट क्या क्या हैं, एक तो आपका बैकग्राउंड सब्जेक्ट। अगर मैं बहुत पीछे से आ जाऊँ तो बैकग्राउंड का जो सब्जेक्ट है ना आपका, उस पर आपको प्रिपेयर करना होगा। बैकग्राउंड सब्जेक्ट का मतलब हो गया आपने 11th और 12th में क्या पढ़ा, वहाँ से शुरू होगा ये 11th 12th। और ग्रेजुएशन आपने कर रखा है, बेसिकली तो ग्रेजुएशन एक क्वालिफिकेशन है ही, तो उसका सब्जेक्ट। और उसके बाद में आपका पीजी का सब्जेक्ट, यदि आपने पीजी तक कर रखा है, इससे बाद भी कुछ कर रखा है तो फिर वो सब्जेक्ट तो आपका बैकग्राउंड कहलाएगा ही। तो वो आपको प्रिपेयर करना है। इसको प्रिपेयर करने के लिए केवल बहुत सिंपल सी बात है जो ध्यान रखनी है, बैकग्राउंड सब्जेक्ट में आपको 11th और 12th स्टैंडर्ड का बेसिक तैयार करके जाना है। जो आदमी सामने बैठा है 100% चांस हो सकता है कि वो उसी सब्जेक्ट का हो जिस सब्जेक्ट के आप हो, और 100% चांस ये है कि वो सब्जेक्ट का ना हो कि आप जिस सब्जेक्ट के आप हो। तो फिर आप कैसे तैयार करें, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अब आप इसकी टेंशन नहीं लेनी। आप 6-7 साल की पूरी तैयारी को वापस रिवाइज करने का काम तो नहीं कर सकते। आरएस में ऑप्शनल सब्जेक्ट भी नहीं होता है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता तो कम से कम हम हो सकता है कि वही होता और उसको तैयार कर रखा होता। तो बैकग्राउंड सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए आप 11th और 12th की बेसिक किताब, जो भी आपके सब्जेक्ट थे उनकी, उसकी बेसिक सारी नॉलेज आप पता रखो। उसमें ना बोल दो बस, कम से कम। जैसे आप मान लो यदि हिस्ट्री से आते हो, और यदि हिस्ट्री में 11th क्लास की किताब में वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पता है, लिखा है किसके बीच हुआ था, कौन से 2 गुट थे, तो अब आप कम से कम ये तो बता पाओ। मतलब आप हिस्ट्री सब्जेक्ट से 11th 12th पढ़े, ग्रेजुएशन में थे, और फिर आपने वो नहीं बताया, तो फिर वो लेजिटिमेट नहीं लगता। पर उसमें कोई बहुत डिटेल जाकर आपसे एमए के और किसी बात के लेवल का पूछ ले तो फिर आप मना भी कर सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं है। आप प्रिपेयर करने के लिए क्या करोगे, 11th और 12th की बेसिक किताब को फॉलो कर लोगे। आपके पीजी तक के उस सब्जेक्ट को आप इन्हीं से तैयार कर एग्जाम में इंटरव्यू में चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाहर नहीं पूछेगा। और आता है तो वहाँ मना करना लाजमी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बैकग्राउंड सब्जेक्ट, उस पर ज़्यादा दिन भी नहीं लगाने हैं, ये 1-2 दिन में आप कर लो। टाइम आपके पास वैसे भी बहुत ज़्यादा लग नहीं रहा है अभी, क्योंकि किसी भी समय इंटरव्यू शुरू हो सकते हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि पहले दिन ही हमारा इंटरव्यू है। तो हम 1-2 दिन के अंदर इस 11th 12th की किताब को फटाफट क्या कर लें, रिवाइज कर लें, ताकि वो हमारा हो जाए। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, नियरेस्ट बैकग्राउंड पे ज़्यादा मेंबर की नज़र रहती है। नियरेस्ट बैकग्राउंड मतलब आपका ग्रेजुएशन और पीजी,
उस पर उनकी नज़र ज़्यादा रहती है बजाय और किसी दूसरे बैकग्राउंड के। पहली बात, रिमोट सब्जेक्ट्स जो है ना, जो आपके बहुत पुराने थे और बाद में कुछ चेंज हो गया, तो कई बार उन पे सवाल नहीं पूछे जाते। जैसे कई लोग ऐसे मिलते हैं और आजकल खासकर ज़्यादा दिखने लगे हैं कि 11th और 12th में तो उनके पास क्या था, साइंस था, और बाद में उन्होंने ग्रेजुएशन और पीजी दोनों करा आर्ट्स में। तो अब चांस कम है कि साइंस के बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे आपसे कोई सवाल पूछे। मतलब आप न्यूटन के लॉ पूछ लें तो अलग बात है, वो तो सभी को पता होनी चाहिए, बट साइंस का कोई बहुत डिटेल सवाल या मैथ्स का कोई बहुत डिटेल सवाल तो चांस कम है कि आपसे पूछा जाएगा। आर्ट्स पे ही सवाल ज़्यादा पूछा जाएगा। इसका मेरा मतलब ये हो गया कि बैकग्राउंड में नियरेस्ट बैकग्राउंड के सवाल ज़्यादा रहते हैं बजाय किसके, फार्दर बैकग्राउंड के, पुराने बैकग्राउंड के, 11th 12th के बैकग्राउंड के। केमिस्ट्री का कोई बहुत बेसिक सवाल पूछे क्या, नमक का केमिकल नाम क्या है, तो NaCl बोलना, तो फिर तो ठीक है, वो तो ऑब्वियसली सबको पता होना चाहिए, आप यहाँ तक आए हो तो जनरल साइंस तो। पर हाँ, बहुत स्पेसिफिक बात उसमें जरूरी है कि नहीं पूछेगा। तो ये भी अगर किसी का है तो उसका ध्यान रखें। अदरवाइज आप 11th 12th की बेसिक किताब से उस सब्जेक्ट को जो आपका नियरेस्ट बैकग्राउंड है या ऑल टाइम बैकग्राउंड है तैयार, आप उसी से ही करोगे। गॉट इट? बात आई होप समझ गए आप लोग। तो ये कुछ बातें हैं जो हमने देख लिया है। इसके बाद में हम कुछ चीज़ें अब आगे डिस्कस करेंगे। 2 और मेरे को लगता है कि क्लासेस और लगेंगी जिसमें बैकग्राउंड जो है आपका पर्सनल बैकग्राउंड, जिसमें हम सब्जेक्ट पे भी थोड़ा थोड़ा बात कर लेंगे। बैकग्राउंड की पूरी बात करेंगे जिसमें जॉब हो गया, बाकी सब चीज़ें हो गई, और एक सिचुएशनल क्वेश्चंस का जो एक एरिया है वो एक मेरे को लगता है जिस पे चर्चा होनी चाहिए। उसमें कुछ 8-10 तरह के क्वेश्चन हैं, जनरली घूम घूम के वही आ रहे हैं, और पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन होते हैं कुछ, उन पे आपको प्रिपेयर करना है उन पे, और कुछ इमेजिनेटिव। मतलब 3 टाइप के हम लिस्ट बना लेंगे, पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस की, इमेजिनेटिव क्वेश्चंस की, और कुछ आपके वो क्या बोलते हैं बायोडेटा से सिचुएशनल क्वेश्चंस की, उन पे आपसे सवाल। उसके बाद में मुझे लगता है ज़्यादा कुछ नहीं बचेगा। फिर हम एक करंट के कुछ टॉपिक्स का लिस्ट बनाएंगे, ऐसा 25, 30, 50 चीज़ों का, और उनके ऊपर एक ओपिनियन बिल्ड करेंगे खाली, दैट्स ऑल। मैं एक उदाहरण बता देता हूँ, जैसे 2000 का नोट बंद करा, ठीक करा कि गलत करा, अब ओपिनियन बिल्ड करना है। ओपिनियन बनाने का एक आधार है, दैट इज़ बैलेंस अप्रोच। तो बैलेंस अप्रोच रखकर ओपिनियन बनाएंगे, और ऐसी लिस्ट हम वो काम कोऑपरेटिव तरीके से करेंगे। मैं भी कुछ लिस्ट बना कर लाऊंगा, आप भी एक लिस्ट बनाओ, और हम अपनी लिस्ट और आपकी लिस्ट मैच करेंगे। हो सकता है कि मैं कुछ चीज़ें भूल जाऊँ, पॉसिबल है, इंसानी हूँ, तो आप उसको ऐड कर देंगे तो हम उस लिस्ट को और बड़ा कर लेंगे, और हम उन सब सवालों पे क्या करेंगे, एक ओपिनियन, और उसको आप कॉपी में नोट कर लेंगे। अगर आपसे पूछा, और मेरे को पक्का विश्वास है कि 50 पॉइंट भी अपन ने करंट के बना लिए, ओपिनियन बना ली, आपको 1 या 2 पॉइंट एग्जाम में मिल ही जाएगा उस ओपिनियन से रिलेटेड, पूछ ले आपसे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज वैल्यू एडिशन रहा होगा आप लोगों को, और हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स को भी ये काम आएगा, और हम आगे और भी क्लासेस रिकॉर्ड करेंगे और आपके बीच लाते रहेंगे। तब तक आप आज जो सब बातें हुई उन सबको प्रिपेयर कीजिए और बने रहिए, और मैं अपना प्रयास जारी रखूँगा कि RAS की तैयारी करने वाले और IAS की तैयारी करने वाले सभी बच्चों को जो भी सुविधाएं मैं दे सकता हूं या ATC दे सकता है, वो कभी भी पीछे नहीं हटेगा और हमेशा आपके लिए तैयार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।